नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओपन सीवी पाइथन ट्यूटोरियल्स में, जिसमें मैं आपको ओपन सीवी सिखाऊंगा बिल्कुल बिगनिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओपन सीवी होता क्या है। तो ओपन सीवी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो बेसिकली बनाई गई है रियल टाइम कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग के लिए। तो इस ट्यूटोरियल में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है, हम इस ओपन सीवी ट्यूटोरियल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इमेज प्रोसेसिंग। हम डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज प्रोसेसिंग देखेंगे, जैसे कि रीडिंग इमेज, राइटिंग इमेज, देन रीसाइजिंग ऑफ इमेज, देन ब्लरिंग ऑफ इमेज, देन क्रिएट बॉर्डर्स अराउंड इमेज, देन रोटेटिंग, देन थ्रेश होल्डिंग, देन इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेज, देन शिफ्टिंग ऑफ इमेज, देन image in different color spaces, then denoising and inpainting and many modes। देन फिर हम देखेंगे ओपन सीवी में कुछ ड्राइंग फंक्शन, जैसे कि हम इमेज में हम ड्रॉ एक लाइन कैसे ड्रॉ करें, जैसे कि ड्रॉ लाइन, देन ड्रॉ एरो लाइन, देन ड्रॉ एलिप्स एंड सर्कल इन इमेज, देन ड्रॉ टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड ड्रॉ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल एंड मैनी मोड्स। फिर हम इसमें डिटेक्शन फीचर्स देखेंगे ओपन सी में, जैसे कि किसी इमेज में लाइन कैसे डिटेक्ट करेंगे, सर्कल डिटेक्शन, कॉर्नर डिटेक्शन, देन फेस डिटेक्शन, देन स्माइल डिटेक्शन एंड आई डिटेक्शन। देन फिर हम वीडियो प्रोसेसिंग करेंगे, जिसमें हम रीडिंग वेब के मतलब को वीडियो प्लेइंग वीडियो करेंगे, देन रिकॉर्ड वीडियो, क्रिएटिंग वीडियो यूजिंग मल्टीपल इमेजेस, देन एक्सट्रैक्ट इमेजेस फ्रॉम वीडियो। देन हम इसमें एप्लीकेशन देखेंगे ओपन सीवी का, जिसमें हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें बनाएंगे हम लाइव फेस रिकॉग्निशन विथ वेबकैम। वेबकैम का यूज़ करके हम फेस रिकॉग्निशन का जो प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो ओपन सीवी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको CMD में जाना है, और CMD में जाने के बाद सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल ओपन सीवी -contrib -python। जैसे आप ये कमांड लिख के एंटर करोगे, जो आपका जो है ओपन सीवी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने बहुत जगह कमांड देखी होगी, बहुत जगह ये लिखा होता है कि ओपन सीवी पिप इंस्टॉल ओपन सीवी -python। तो इस कमांड से क्या होता है, इस कमांड से ओपन सीवी की जो है सिर्फ मेन पैकेज जो डाउनलोड होता है। हमें जो ओपन सीवी का फुल पैकेज चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन सीवी -contrib -python। और जैसे आप ये कमांड लिख के एंटर करोगे, आपका जो ओपन सीवी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ, और मैंने यहाँ पे एक ओपन सीवी ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर खोल लिया है, जिसके अंदर भी सिर्फ ये 2 इमेजेस हैं। तो अब हम इमेज को जो रीड करेंगे, तो इसके अंदर एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ मैं imageread.py के नाम से, और इसको खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ओपन सीवी को जो है इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं इम्पोर्ट CV2। तो इतना लिखने के बाद हमारा जो है ओपन सीवी इंपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें इमेज रीड करानी है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, img नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके अंदर लिखूंगा मैं CV2.imread और ब्रैकेट लगाऊंगा। और ब्रैकेट के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है इमेज का पाथ। तो जैसे कि मेरा ये ओपन सीवी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ही जो इमेज है, तो मेरे को पाथ देने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं यहाँ पे उस इमेज का नाम लिख दूंगा और टाइप लिख दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं image1.png। मेरे को ये image1.png खोलनी है। और यहाँ पे दूसरा मैं पैरामीटर देना होता है फ्लैग। फ्लैग का होता है हमें मोड देना होता है, मतलब इमेज किस मोड में खोलनी है। तो इसमें बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा CV2.imread। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे, अब बहुत सारे जो मोड आ जाएंगे, जैसे कि एनी कलर, एनी डेप्थ एंड कलर, ग्रे स्केल, ऐसी बहुत सारे टैप आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है कलर मोड में ले लेगा। ये जो हमारा ओपन सीवी है, इसको ऐसे कलर मोड में ले लेगा। अगर हमें ग्रे स्केल में खोलना है, तो या फिर हम ये लिख सकते हैं CV2.imread ग्रे स्केल, या फिर हम ये लिख सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, अगर हमें इमेज को ग्रे मोड में खोलना है, ग्रे स्केल मोड में खोलना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिर्फ 0। अगर हमें इमेज को जैसी है वैसी खोलना है, तो हम यहाँ लिख देंगे -1। और अगर हमें इमेज को कलर मोड में खोलना है, तो या फिर आप कुछ लिखो, मतलब यहाँ पे सिर्फ पाथ लिख दो इमेज का, और इसको एंटर, और दूसरी आगे बढ़ जाओ कोड के। या फिर हम लिख सकते हैं कलर मोड में, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं कलर मोड के लिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप डिफरेंट कलर के लिए कलर मोड के लिए ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो मैं ग्रे मोड में खोलता हूँ इसको, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारी इमेज जो रीड हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इमेज को शो करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे CV2.imShow। और इसके बाद
मेरे को यहाँ पे विंडो का नाम लिखना होगा, मतलब जो इमेज शो करने के लिए जो विंडो पॉपअप होगी उसका टाइटल क्या होगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं इमेज, कुछ भी आप कुछ भी टाइटल लिख सकते हो अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पे इमेज लिख दूंगा, फिर कॉमा लगा के मेरे को कौन सी इमेज शो करवानी है, ये IMG वेरिएबल में जो इमेज है वो मेरे को शो करानी है। इसके बाद एंटर करने के बाद मैं सेकंड लाइन में लिखूंगा CV2.wait की। जब तक आप ये नहीं लिखोगे आपकी जो है इमेज आएगी नहीं। तो यहाँ पे वेट की में हमको डिले जो है 0 करना होगा। तो फिर उसके बाद इतना जो है हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा रीड इमेज के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं Ctrl+S करके इसको सेव करूंगा और इस कोड को रन करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी इमेज खुल चुकी है ग्रे मोड में। अगर मेरे को ये कलर मोड में खोलनी है तो यहाँ पे मैं क्या 0 का हटा दूंगा सिंपल, और इसको Ctrl+S कर दूंगा, देन इसको प्ले करूंगा, रन को कोड। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारी कलर मोड में आ चुकी है। ऐसे आप ये बहुत सारे डिफरेंट मोड ट्राई कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, अब राइटिंग फंक्शन देखते हैं। हम इमेज को कैसे राइट कर सकते हैं किसी भी फोल्डर में OpenCV की मदद से। जैसे कि मेरे को इसी OpenCV ट्यूटोरियल के फोल्डर के अंदर मेरे को ये इमेज दूसरे नाम से जो है मेरे को सेव करानी है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा CV2.IamWrite, और राइट के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा इमेज का पाथ, मतलब इमेज कहाँ सेव करनी है। जैसे कि मेरे को अभी इसी फोल्डर में करनी है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोई भी इमेज का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेव्ड इमेज। और मेरे को किस टाइप में, जैसे कि किस टाइप में मेरे को इमेज सेव करनी है। जैसे कि अभी ये मेरी जो है इमेज PNG में है तो मेरे को ये JPG में करनी है। तो मैं लिख दूंगा .jpg। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे को कौन सी इमेज सेव करानी है। मेरे को ये जो IMG वेरिएबल के IMG वेरिएबल में जो इमेज है वो मेरे को सेव करानी है। तो जैसे मैं इस कोड को जैसे मैं सेव करके रन करूंगा तो मेरे इस OpenCV ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर एक सेव्ड image.jpg नाम की एक इमेज आ जाएगी। तो इसको चेक करते हैं चला के। तो देखिए यहाँ पे जो इमेज तो हमारी शो हो रही थी, देखिए यहाँ पे जो सेव्ड इमेज नाम की एक JPG फाइल बन चुकी है। जैसे मैं इसको खोलूंगा तो देखिए यहाँ पे जो हमारी सेव्ड इमेज जो है सेव हो चुकी है इस फोल्डर में। जो पहले जो PNG फॉर्म में थी अब हमने इसको JPG फॉर्म में सेव कर लिया है IamWrite की मदद से। अगर आपको किसी डिफरेंट लोकेशन में सेव करानी है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे import OS करना होगा। या लिखूंगा मैं import OS करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है IamWrite फंक्शन के अंदर और यहाँ पे लिखना है आपको os.path.join। फिर इसके अंदर जैसे कि मेरे को लोकल डिस्क E में करनी है तो यहाँ लिख दूंगा मैं E, कॉमा, और मेरे को किस नाम से सेव करनी है, सेव्ड image.jpg नाम से मेरे को सेव करनी है। तो मैं इसको यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट को, और मैं इसको जैसे Ctrl+S करके इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरा कोड जो रन हो चुका है। हम लोकल डिस्क E में चेक करते हैं हमारी इमेज जो है सेव हुई है कि नहीं। तो यहाँ मैं E में जाऊंगा फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे सेव्ड इमेज नाम से जो है ये सेव हो चुकी है। अगर मेरे को ये ग्रे स्केल मोड में सेव करनी है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं लोकल डिस्क E में मेरे को ये ग्रे मोड में करनी थी। यहाँ पे इसको पहले मैं ग्रे मोड में रीड करा लूंगा और फिर मैं यहाँ पे अभी सेव्ड इमेज नाम की तो एक फाइल सेव हो चुकी है E में, तो यहाँ पे इसको 1 लिख दूंगा। अब मेरे को सेव्ड इमेज 1.jpg में सेव करनी है लोकल डिस्क E में। तो मैं यहाँ पे इसको Ctrl+S करके इसको मैं वापस से रन करता हूँ कोड को। तो यहाँ पे अपना कोड जो रन हो चुका है। अब मैं देखता हूँ लोकल डिस्क E में जाके सेव हुई है कि नहीं। तो देखिए हमारी ये सेव्ड इमेज 1.jpg नाम से लोकल डिस्क E में जाके सेव हो चुकी है ये ग्रे मोड में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी इमेज को रिसाइज कैसे करें, ब्लर कैसे करें और किसी भी इमेज में बॉर्डर्स कैसे लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इमेज रिसाइज। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ मैं इमेज रिसाइज.py। फिर उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले मैं अपने जो है OpenCV को जो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट CV2। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं इस कौन सी इमेज जो रिसाइज करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इमेज इसी। तो मैं इस प्रोग्राम को जो रन करता हूँ
तो देखिए ये इमेज का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो ये ओपनसीवी इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं पा रहा है स्क्रीन पे। तो हमें इसको रिसाइज करना है इस इमेज को, और इस इमेज का नाम है हमारा इस इमेज का नाम है image.jpg। तो हमें इसको रिसाइज करना है। तो रिसाइज करने के लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं उसका नाम है रिसाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं rsize, और इसके अंदर यहाँ पे अपने फंक्शन को जो कॉल कर लेता हूँ रिसाइज वाले को। तो यहाँ पे लिखता हूँ cv2.resize, और यहाँ पे पैरामीटर आएंगे। सबसे पहले हमें जो है इमेज का सोर्स देना होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इमेज का सोर्स img। मेरे को ये जो img वेरिएबल के अंदर जो इमेज है उसको जो मेरे को रिसर्च करना है। फिर अगर आपको इमेज को परसेंटेज के हिसाब से जो है कम करना है, जैसे कि मेरे को जो भी इमेज का ओरिजिनल साइज है उसका आधा हो जाए, मतलब 50% हो जाए, 20% हो जाए, 30% हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन को 0,0 कर देते हैं, और कॉमा करके fx मतलब वर्टिकल एक्सिस, इमेज की जो वर्टिकल एक्सिस है वो रिसाइज होकर 0.5 हो जाए, मतलब 0.5 मतलब 50% हो जाए ओरिजिनल साइज की। अरे ऐसे ही fy भी जो हो जाए, मतलब y वर्टिकल भी जो हो जाए 0.5 हो जाए, मतलब 50% हो जाए ओरिजिनल साइज की। और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन की जो टेक्निक यूज करेंगे वो करेंगे हम cv2.inter एरिया। तो इंटरपोलेशन की ये टेक्निक जो है हमें इमेज को सिंक करने के काम आती है, और जो इंटरपोलेशन की जो डिफॉल्ट टेक्निक होती है वो होती है इंटर लीनियर। अब वो जो टेक्निक होती है वो काम आती है जहाँ जूमिंग रिक्वायर्ड होती है। तो मैं अपने इस प्रोग्राम को Ctrl+S करके रन करता हूँ, तो देखिए क्या आउटपुट आता है। तो देखिए हमारी जो इमेज का जो साइज है वो ओरिजिनल साइज से जो है 50% हो चुका है। ओरिजिनल साइज जो है इससे भी लार्ज थी, तो इसका ये 50% हो चुका है। तो ये तब भी बहुत लार्ज है। रुके, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ करी। यहाँ पे जो हमने शो करी है वो हमने ओरिजिनल साइज ओरिजिनल जो इमेज थी वो शो करी है। हमें जो करना है, हमें शो करना है रिसाइज वाली इमेज। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था 50% भी तब भी ओरिजिनल इमेज का ज़्यादा ही आ रहा था। यहाँ तो लिख देता हूँ रिसाइज इमेज, और इसको Ctrl+S करके जो रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल साइज थी उसकी ओरिजिनल साइज से ये जो है 50% जो हो चुके हैं इमेज। तो अब मैं इसको और भी छोटा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको पहले 50% कर रहा था, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 30% ऑफ इमेज। तो यहाँ पे 0.3 कर दूंगा दोनों तरफ, विड्थ और हाइट इमेज की। देन फिर इसको Ctrl+S करके रन करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल साइज से 30% हो चुकी है ये। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, अपने परसेंटेज के हिसाब से भी इमेज को जो है तो स्मॉल कर रीसाइज कर सकते हो, रीस्केल कर सकते हो। तो हमने जो अभी रीसाइज करा था फिर रीस्केल करा था इमेज का, वो करता हमने परसेंटेज के हिसाब से। अगर आपको जो है डायमेंशन के हिसाब से करनी है तो मैं इन दोनों को जो है हटा दूंगा, और यहाँ पे जो मैं ब्रैकेट में डायमेंशन 0,0 लिखी थी उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर दूंगा। जैसे कि मेरे को 200x200 की करनी है इमेज, तो यहाँ देखता हूँ 200x200, और इसको मैं Ctrl+S करके जो रन करूंगा प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पे 200x200 की साइज की हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले को बढ़ाता हूँ, ऐसे यहाँ पे आप डिफरेंट डायमेंशन के लिए जो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप 500 500 कर सकते हो, 500x700। यहाँ से आप अपने हिसाब से जो डायमेंशन जो है डाल सकते हो रीसाइजिंग के लिए। और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसको अपने हिसाब से जो डायमेंशन को चूज कर सकते हो, और फिर इसको आप किसी भी नाम से जो है सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको इस डायमेंशन को सेव करके दिखा देता हूँ। रिसाइज इमेज को मैं सेव करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ cv2.iamwrite, और मेरे को सबसे पहले किस नाम से करनी है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ रिसाइज्ड इमेज के नाम से जो करनी है मेरे को रिसाइज्ड image.png। और मेरे को यहाँ पे लिख दूंगा मेरे को रिसाइज वेरिएबल के अंदर जो इमेज है वो मेरे को सेव करनी है। तो यहाँ पे rsize था मेरा वेरिएबल का नाम, और इसको मैं Ctrl+S करूँगा और फिर इसको रन कर दूंगा। तो रन करने के बाद पहले तो ये हमें इमेज शो होगी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिसाइज image.png नाम की एक इमेज आज सेव हो चुकी है अपने फोल्डर में ओपनसीवी ट्यूटोरियल के। तो यहाँ पे अपना रिसाइज का जो है फंक्शन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम इमेज को ब्लर कैसे करें। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले इस फाइल को जो है क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे एक और नई फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मैं ब्लर, इमेज ब्लर लगता हूँ img इमेज शॉर्ट फॉर्म इमेज का इमेज ब्लर .py। यहाँ पे पाइथन फाइल बना लेता हूँ इमेज ब्लर के नाम से, और यहाँ पे सबसे पहले अपने ओपन सीवी को जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लिखूंगा इंपोर्ट cv2
फिर उसके बाद मैं अपनी जो ये वाली इमेज जो है इसको जो मैं ये वाली इमेज जो मैं इसको जो ब्लर करने वाला हूँ, ये अभी, हाँ इस वाली इमेज को जो मैं ब्लर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं, इमेज को जो है खोल लूंगा। तो यहाँ पे img वेरिएबल के अंदर अपने जो इमेज को जो मेरे को जौन सी इमेज जो ब्लर करनी है उस इमेज को यहाँ पे खोल लूंगा। तो लिखूंगा cv2.imread, जो मेरी इमेज 1.png है मेरे को ये जो ब्लर करनी है। तो इमेज ब्लर करने के दो मेथड हैं, सबसे पहला है गॉसियन ब्लर और दूसरा है मीडियन ब्लर। तो सबसे पहले गॉसियन ब्लर देखते हैं। तो सबसे पहले गॉसियन ब्लर देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ जी ब्लर, मतलब गॉसियन ब्लर, और यहाँ लिखूंगा cv2.गॉसियन ब्लर। और यहाँ पे सबसे पहले इस पैरामीटर में सबसे पहले हमें देना है इमेज का सोर्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा अपने इमेज का वेरिएबल img। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें देना होता है कर्नल साइज। आप जितना ज़्यादा कर्नल साइज दोगे उतना ही ज़्यादा जो है ब्लरिंग बढ़ेगी। और बेसिकली जो गॉसियन ब्लर जो होता है हमारा, ये इमेज फिल्टरिंग के लिए काम आता है, इमेज में से नॉइस हटाने के लिए। तो हमें जो कर्नल साइज देना है वो हमें जो है ऑड में देना है, ऑड नंबर में, मतलब इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि 6 नहीं होना चाहिए, वो 2 नहीं होना चाहिए, 2 4 6, ये जो इवन नंबर ये होने नहीं चाहिए कर्नल साइज में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले 11 से करता हूँ। यहाँ पे कर्नल साइज 11 को मैं 11 कर देता हूँ। कर्नल साइज फॉर विड्थ, कर्नल साइज फॉर हाइट, इन दोनों को मैं 11 कर देता हूँ। और हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू जो हमें 0 रखनी है, 0 सेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद इस इमेज को मैं जो शो करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो इमेज दो इमेज शो कराई है। पहली जो ओरिजिनल इमेज है और दूसरी जो हमारी गॉसियन ब्लर करके जो मेथड करके जो इमेज ब्लर होगी वो दिखाई है मैंने cv2.show में। और यहाँ पे मैंने लास्ट लाइन में लिखा है डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। तो मैंने ये अपने बाकी प्रोग्राम में जो दिखाया नहीं था। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है, अगर हम इसको लिखेंगे नहीं तो अपना प्रोग्राम चलेगा नहीं। बेसिकली इसका मतलब होता है कि हमारा जो लास्ट में जब हम प्रोग्राम जो है क्लोज करेंगे तो ये श्योर करता है कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से क्लोज हो जाए। तो ये गुड हैबिट है प्रोग्राम के लास्ट में लिखने की कि cv2.destroy all windows। तो जैसे मैं इसको Ctrl+S करके प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अपनी दोनों जो इमेज जो आ चुकी है, पहली गॉसियन ब्लर इमेज है और दूसरी ओरिजिनल इमेज। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारी गॉसियन ब्लर को मेथड को यूज करके हमारी इमेज जो थोड़ी ब्लर हो गई है। और जैसे मैं यहाँ पे अपना कर्नल साइज बढ़ाऊंगा इसके अंदर, गॉसियन ब्लर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे 11 था तो मैं इसको 111 कर दूंगा और इसको Ctrl+S करके रन करूंगा। देखिए यहाँ पे अपना जो ब्लरिंग जो बढ़ चुकी है, जैसे हमने गॉसियन ब्लर में कर्नल साइज बढ़ाया तो हमारा इमेज का जो ब्लरिंग जो है वो भी बढ़ चुका है। तो देखिए हमारी ओरिजिनल इमेज थी और ये हमारी गॉसियन इमेज का मेथड करके जो इमेज ब्लर हुई है। तो अब सेकंड मेथड देखते हैं जिसका नाम है मीडियन ब्लर। तो मीडियन ब्लर को यूज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको लिखता हूँ मैं एम ब्लर, और उसके अंदर यहाँ पे लिखूंगा मैं cv2.median ब्लर। तो इस मीडियन के अंदर जो एम जो है स्मॉल आएगा और बी जो है कैपिटल आएगा। और इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा इमेज के सोर्स img, कॉमा यहाँ पे लिखना है कर्नल साइज। तो देखिए गॉसियन ब्लर में जो हम एरे के फॉर्म में लिखते थे, मतलब टपल के फॉर्म में लिखते थे, क्योंकि इसमें जो हमें पहला साइज देना होता था कर्नल साइज का वो विड्थ के लिए देना होता था और सेकंड हमें देना होता था हाइट के लिए। तो इसमें सिर्फ हमें इंटीजर की फॉर्म में देना है और इसमें भी जो है कर्नल साइज जो है ऑड इवन नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो मैं सीधा यहाँ पे सबसे पहले 1 1 करके दिखाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे एक cv2.show कर देता हूँ, cv2.imshow मीडियन ब्लर बी ब्लर एम ब्लर। और फिर मैं यहाँ पे इसको Ctrl+S करके रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे अपनी जो है मीडियन ब्लर आ चुकी है। ये मीडियन ब्लर भी देखिए ज़्यादा इस पर ब्लर नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो कर्नल साइज था वो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे जैसे ही कर्नल साइज बढ़ाएंगे मीडियन ब्लर में तो हमारा इमेज का जो ब्लरिंग बढ़ जाएगा। तो इसको क्लोज कर देता हूँ सबको और यहाँ पे जो है कर्नल साइज बढ़ा रहता हूँ। यहाँ पे मैं भी 111 कर देता हूँ और इसको जैसे Ctrl+S करके रन करूँगा। तो यहाँ देखिए ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ये हमारी गॉसियन ब्लर होके जो इमेज ब्लर हुई, गॉसियन ब्लर इमेज जो ब्लर हुई है गॉसियन मेथड से। और यहाँ जो मीडियन ब्लर मेथड से हमारी इमेज जो ब्लर हुई है।
तो हमारी जो इमेज जो ब्लर हो चुकी है। तो अब यहाँ पे इसको मैं, अब हम जो है बॉर्डर्स पे आते हैं। तो बेसिकली ये जो दोनों मेथड है, गॉसियन ब्लर और मीडियन ब्लर, ये दोनों मेथड जो है इमेज फिल्टरिंग में भी काम आता है, इमेज में से नॉइस हटाने को भी काम आते हैं ये। तब शुरू करते हैं बॉर्डर, इमेज में बॉर्डर कैसे लगाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको, इस पाइथन फाइल को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एक और पाइथन फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं border.py। और इसके अंदर जो है मैं सबसे पहले ओपन सीवी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लिखूंगा इंपोर्ट cv2। तो ओपन सीवी में बॉर्डर लगाने के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है कॉपी मेक बॉर्डर्स। तो यहाँ पे मैं एक, सबसे पहले मैं अपनी इमेज खोल लेता हूँ जिसमें मेरे को जो है बॉर्डर लगाने थे, यहाँ लिखता हूँ। तो इसमें मैं अपनी दूसरी इमेज लूंगा। यहाँ पे मैं जो इमेज यूज करने वाला हूँ बॉर्डर लगाने के लिए वो इमेज है इमेज दिस वन। में ये इमेज जो यूज करने वाला हूँ इमेज पे बॉर्डर लगाने के लिए, तो इसका नाम है image2.png। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको रीड कर लेता हूँ imread की मदद से। तो यहाँ लिखूंगा cv2.imread और यहाँ पे इमेज का नाम image2.png। तो बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ मैं बॉर्डर, और इसके अंदर मैं यहाँ लिखूंगा cv2.copy मेक बॉर्डर्स, जिसमें जो है कॉपी जो है स्मॉल में आएगा और मेक का एम जो कैपिटल और बॉर्डर में बी कैपिटल। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे अपने इमेज की सोर्स लिखनी होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ img। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है टॉप। सबसे पहले हमें लिखना होता है टॉप की विड्थ, मतलब टॉप में कितने विड्थ का बॉर्डर होना चाहिए। जैसे कि मैं सबसे पहले लिखता हूँ 20 विड्थ का होगा। ऐसे बॉटम में सबका 20 लिखता हूँ। टॉप में 20, बॉटम में 20, देन लेफ्ट में 20, देन राइट में भी 20 विड्थ का होना चाहिए बॉर्डर। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है बॉर्डर टाइप। तो यहाँ पे बॉर्डर टाइप बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि पहला होता है, जैसे सबसे पहला यूज करते हैं हम cv2.border। सबसे पहले कांस्टेंट यूज करके देखते हैं। यहाँ पे बहुत है बॉर्डर कांस्टेंट, बॉर्डर डिफॉल्ट, बॉर्डर आइसोलेटेड, रिफ्लेक्ट 101, ऐसी ये रैप तक बहुत सारे जो बॉर्डर टाइप्स आप इन सबको ट्राई कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ बॉर्डर कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको शो कराता हूँ cv2.imshow। तो मैं यहाँ पे इसको Ctrl+S करके रन करता हूँ प्रोग्राम को अपने। तो देखिए यहाँ पे मेरे इमेज के चारों तरफ जो ब्लैक कलर का जो बॉर्डर आ चुका है। और जैसे मैं यहाँ पे इसकी विड्थ चेंज करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 220 था, मैं यहाँ पे इसको 30 कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं टॉप में 30 करके देखता हूँ। तो सिर्फ टॉप से जो मेरी जो विड्थ पड़ जाएगी इमेज की। तो यहाँ पे देखिए टॉप से जो 30 विड्थ हो चुकी है, बाकी सब में 20 है। ऐसे आप अगर सब में 30 कर दोगे, देखिए सबको 30 सेट करने के बाद सबकी जो है 30 विड्थ हो चुकी है बॉर्डर्स की। फिर हम यहाँ पे दूसरा बॉर्डर का टाइप देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी कांस्टेंट देखा, अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको Ctrl+S करके रन करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे जो बॉर्डर लग चुके हैं, आपको यहाँ पे ऐसे पता नहीं चल रहा होगा, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है डबल सा दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा बॉर्डर लग चुका है। पर ये बॉर्डर ऐसा आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा, इमेज कौन सा बॉर्डर कौन सा है। और मैं यहाँ पे दूसरा बॉर्डर का टाइप देखूँ तो यहाँ पे अपने आप दूसरा टाइप का बॉर्डर लग चुका है। तो ऐसे आप जो है डिफरेंट बॉर्डर टाइप के लिए जो आप सारे टेस्ट जो कर सकते हो, सारे बॉर्डर टाइप अपने इमेज पे चेक कर सकते हो सब कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे हम इमेज को कैसे रोटेट करें, उसको कैसे ट्रांसलेशन करें, मतलब उसको कैसे शिफ्ट करें, और साथ ही हम देखेंगे इमेज की थ्रेशोल्डिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोटेशन, मतलब हम किसी भी इमेज को कैसे रोटेट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं rotation.py। और फिर इसके अंदर सबसे पहले अपने जो है ओपन सीवी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट cv2। फिर सबसे पहले मेरे को जो इमेज जो रोटेट करनी है उसको यहाँ पे जो है ओपन कर लूंगा। तो ये लिखूंगा img, एक वेरिएबल बनाऊंगा img के नाम का, और इसके अंदर जो अपनी इमेज को रीड कर लूंगा। तो लिखूंगा cv2.imread। और मेरे को जैसे कि image1.png, ये जो मेरे को ये इमेज जो है रोटेट करनी है उसको। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लूंगा। तो इमेज को रोटेट करने के लिए जो हमें इमेज के सेंटर पता होना चाहिए, मतलब इमेज का सेंटर क्या है। तो इमेज का सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए जैसे कि ये हमारी कोई इमेज है, ये जैसे कि ये हमारी इमेज है, तो हमें सेंटर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें जो ये हाइट है और ये विड्थ है,
इनका अगर इन दोनों का हम हाफ पॉइंट निकालेंगे तो ये हमारा जो सेंटर होगा। तो हम क्या करेंगे, हाइट का आधा करेंगे और विड्थ का आधा करेंगे, और जो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा जो इमेज का सेंटर होगा। तो इमेज का सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब कोड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे विड्थ नाम का, और इसके अंदर जो अपनी विड्थ ले लेंगे, इमेज की जो विड्थ है, जैसे कि हमारी इमेज की विड्थ आएगी img.shape, जो जीरो शेप के अंदर जो जीरो एंड टेक्स्ट पे वो हमारी विड्थ होगी, जो और हाइट जो होगी वो होगी हमारी image.1 पे img.shape और यहाँ पे इंडेक्स 1। तो अब हमारा सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेंटर इज इक्वल टू, यहाँ पे टपल बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे विड्थ लिख देंगे, सबसे पहले हाइट लिखेंगे हाइट बाय 2 कॉमा विड्थ बाय 2, ये हमारे जो हो जाएंगे इमेज के सेंटर हो जाएगा। तो फिर अब रोटेट कराने के लिए सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स बनानी होती है। मैट्रिक्स तो मैं यहाँ पे एक कैपिटल M लिखता हूँ, यहाँ लिखूंगा CV2 डॉट और गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें सेंटर देना होता है कि किस सेंटर देना होगा इमेज का। तो हम यहाँ लिख देंगे इमेज का यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे सेंटर देने के बाद इमेज का हमें देना होगा किस एंगल में करनी है, मतलब मेरे को जैसे कि 45 या फिर मेरे को 30 डिग्री रोटेट करनी है इमेज, तो यहाँ लिख दूंगा 30 डिग्री। और यहाँ पे स्केल मतलब जूमिंग किस स्केल पे होनी चाहिए। अगर हमें नॉर्मल करना है, हमें स्केलिंग की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 सेट करते हैं, वरना यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। मैं आपको आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो ये मैट्रिक्स पाने के बाद हमें जो हमारी इमेज पे जो हमारी जो इमेज है उस पर अप्लाई करना है हमें ये रोटेशन वाला मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल एक कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि img1 ले लेते हैं, और इसको यहाँ पे लिखते हैं cv2 डॉट रैप एफाइन नाम का एक फंक्शन होता है, उससे हम जो है अप्लाई कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल इमेज, मतलब इमेज पे ये जो m मैट्रिक्स है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा ये हाइट और विड्थ ये होने वाला है, तो यहाँ लिख देते हैं डेस्टिनेशन डायमेंशन साइज, हमारा वही इमेज का जो साइज है वही होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम हाइट कॉमा विड्थ, और इतना करने के बाद इसको जो है शो कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे cv2 डॉट imshow, करने के बाद इसको कंट्रोल S करके जैसे मैं सेव करूंगा और फिर इसको रन करते अपने प्रोग्राम को। तो देखिए ये हमारी रोटेटेड इमेज है जो सेंटर से 30 डिग्री रोटेट हो चुकी है, और ये जो हमारी ओरिजिनल इमेज है। अगर मेरे को 45 डिग्री करना है या फिर मैं इसको 50 डिग्री रोटेट करता हूँ इमेज को, तो यहाँ पे सिंपल मैं 50 लिख दूंगा, देन कंट्रोल S करके इसको रन कर दूंगा। तो ये हमारी 50 डिग्री हो गई। ऐसे अगर मेरे को यहाँ पे 180 करना है तो यहाँ पे 50 की जगह 180 कर दूंगा, कंट्रोल S करके इसको रन कर दूंगा, 180 डिग्री हो गया, मतलब ये उल्टा हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्केलिंग्स को छेड़ूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको पहले जैसे कि 30 डिग्री पे कर रहा था और स्केलिंग में इसकी 0 सेट कर देता हूँ, फिर इसको मैं कंट्रोल S करके करता हूँ रन। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी जो इमेज का जो जूम हो चुकी है, इमेज थोड़ी जूम हो गई है मेरी 0 पे स्केल को छेड़ने के बाद। अगर मैं यहाँ पे स्केल को 1 सेट करता, 1 तो कर लिया, 2 सेट करता और कंट्रोल S करके रन करता, तो देखिए ये स्केलिंग जो है बेसिकली जूमिंग के लिए काम आती है। तो इसको अगर हमें जैसी ओरिजिनल इमेज है वैसी करना है, बस हमें सिर्फ रोटेट करना है, तो इसको सिर्फ 1 पे सेट करते हैं। तो इसको कंट्रोल S करके दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे पे जो है जो हमारी इमेज रोटेट हो चुकी है। अगर हमें इमेज को सेंटर से रोटेट नहीं करना तो आप अपने यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट दे सकते हो, जैसे कि मेरे को इमेज को 100,50 से रोटेट करवाना है, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल S करके रन करूंगा। तो देखिए हमारा जो ओरिजिन थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, इमेज रोटेट हुई है पर सेंटर ऑफ एक्सिस जो है जिस एक्सिस से रोटेट हुई है वो दूसरा है, सेंटर इमेज का सेंटर नहीं है, वो कुछ और ही है, 100,50 है। तो यहाँ पे अपना जो रोटेटिंग वाला जो पार्ट खत्म होता है। अब देखते हैं हम इमेज को कैसे शिफ्ट करें या फिर उसको ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, तो वो कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए इमेज का ट्रांसलेशन या फिर शिफ्टिंग कराने के लिए हमें रोटेशन की तरह एक मैट्रिक्स बनानी होती है, और जिसमें जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो हम नमपाई मॉड्यूल की मदद से बनाते हैं। और जो मैट्रिक्स बनती है वो कुछ ऐसे बनाते हैं, तो जैसे कि हमें कोई एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट पे हमें जो इमेज शिफ्ट करानी है, एक्स कॉमा वाई पे हमें जो इमेज को शिफ्ट कराना है, तो उसके लिए जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं वो मैट्रिक्स कुछ ऐसे बनाते हैं। हम 2x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं जिनकी वैल्यू होती है 1, 1, 0, 1, 0,
x और 0 1 y। ये जो हमारी ये मैट्रिक्स होती है, ये इस मैट्रिक्स का जो हम यूज करते हैं इमेज को शिफ्ट कराने के लिए x, y पोजीशन पे। तो ये मैट्रिक्स बनाते हैं हम कैसे, numpy मॉड्यूल की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इसी को बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे numpy को जो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट numpy एस एनपी कर लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एस एनपी। और यहाँ पे जो अपनी एम मैट्रिक्स थी इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसको लिख दूंगा मैं एनपी डॉट फ्लोट 32 और इसके अंदर मैं अपनी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दूंगा। जो हमारी मैट्रिक्स वैल्यू थी जो मैंने अभी बना के बताया था, वैल्यू क्या कहेंगे, जिसकी 1 0 x और x, अभी हम x की वैल्यू जिसकी मेरे को 100 पे शिफ्ट कराना है। या फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरा आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, जैसे कि मेरा यहाँ पे मैं 100 पे जो शिफ्ट करा रहा हूँ इमेज को, तो यहाँ लिखूंगा x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 100 और यहाँ पे लिख दूंगा अपने मैट्रिक्स के अंदर इसकी वैल्यू दूंगा। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा 1 0 x। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई और सेकंड रो की लिख दूँ। सो सेकंड रो की हमारी वैल्यू थी 0 1 y। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी इमेज को शिफ्ट कराने के लिए। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यही फंक्शन रहेगा cv2.wrap_affine और इसके अंदर में जो है कुछ वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बस हमें मैट्रिक्स चेंज करनी थी और बाकी जो हमारा रोटेशन वाला जो था वही पार्ट रहेगा। इसमें भी जैसे हमने रोटेशन में करा था वैसे ही कर देंगे। और यहाँ पे हमें इमेज शो कराने के लिए यहाँ पे लिख दूंगा रोटेटेड इमेज की जगह शिफ्टेड इमेज। शिफ्टेड इमेज के बाद मैं इसको कंट्रोल एस करके इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ था, तो इसको कंट्रोल एस करके सेव करके रन करते हैं। तो देखिए हमारी मेरी जो 100 पे जो इमेज शिफ्ट हो चुकी है, ये ओरिजिनल इमेज थी और ये जो शिफ्टेड इमेज है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज करता हूँ, जैसे कि अब मेरे को 100 पे करी था, मैं इसको कर देता हूँ 50 100 पे, कंट्रोल एस करके फिर रन करता हूँ उसको मैं। अब देखिए मेरी 50 100 पे जो इमेज शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा जो है इमेज का रोटेटिंग और ट्रांसलेशन दोनों ये पार्ट खत्म होता है। अब आता है हम थ्रेशोल्डिंग पे। तो चलिए अब थ्रेशोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ थ्रेशोल्ड नाम की, threshold.py और इसके अंदर सबसे पहले अपने ओपन सीवी को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओपन सीवी 2, और फिर अपनी इमेज को भी ओपन कर लेता हूँ जिसपे मैं अपनी थ्रेशोल्ड प्रोसेसिंग जो लगाऊंगा। तो इमेज इक्वल टू cv2.imread। जो अपनी जो थ्रेशोल्डिंग जो प्रोसेस होती है वो जो हम जो है ग्रे स्केल इमेज, जो ग्रे इमेज होती है इन पे लगाते हैं। तो ये जो मेरी इमेज 1.png है ये जो है कलरफुल है, तो उसका पे इमेज को ग्रे स्केल मोड में खोलने के लिए हम यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा 0। तो यहाँ पे 0 लिखने के बाद जो मेरी इमेज जो है ग्रे स्केल मोड में ओपन हो जाएगी। तो थ्रेशोल्डिंग में हम दो मेथड देखने वाले हैं। जो फर्स्ट होगा हमारा होगा सिंपल थ्रेशोल्डिंग और सेकंड होगा हमारा अडप्टिव थ्रेशोल्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल थ्रेशोल्डिंग। तो सिंपल थ्रेशोल्डिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वेरिएबल ले लेता हूँ मैं अंडरस्कोर, दूसरा ले लेता हूँ मैं th, क्योंकि हमारा जो th वाला वेरिएबल है वही काम का है। अंडरस्कोर में जो हमारे मेन जो आउटपुट आएगा वो th में आएगा, th वाला जो वेरिएबल है उसमें आएगा। तो यहाँ पे सिंपल थ्रेशोल्डिंग के लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं cv2.thresholding। थ्रेशोल्ड जैसे लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। थ्रेशोल्ड के लिखने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हमें लिखना होता है इमेज का सोर्स, हमें किस इमेज पे जो है थ्रेशोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे इमेज का सोर्स मेरा img है। फिर उसके बाद हमें लिखनी होती है यहाँ पे थ्रेशोल्ड की वैल्यू, जैसे कि मेरे को यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको 100 सेट कर देता हूँ। कॉमा मेरे थ्रेशोल्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे जनरली हम इसमें 255 लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना टाइप सेट करते हैं, मतलब किस टाइप का जो है सिंपल थ्रेशोल्डिंग होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखोगे cv2.thresh। अब यहाँ पे थ्रेश लिखने के बाद जैसे यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि थ्रेश बाइनरी इन्वर्टेड, थ्रेश बाइनरी मास्क, थ्रेश बाइनरी ओटसू 20, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं बाइनरी लेके चलता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें जो मेरी इमेज की जो पिक्सल की जो इंटेंसिटी की वैल्यू अगर 100 से ज्यादा होगी तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो सेट कर देगा, मतलब पिक्सल की वैल्यू 100 सेट हो जाएगी अगर वो 100 से बड़ी होगी इंटेंसिटी की वैल्यू। अगर नहीं होगी 100 से छोटी होगी तो वो 0 सेट हो जाएगी। ये थ्रेश बाइनरी का होता है। तो इतना करने के बाद हम इसको अपनी जो इमेज को शो कराएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं cv2.imshow। तो सबसे पहले मैं अपनी ओरिजिनल इमेज शो कराऊंगा, साथ में अपनी थ्रेशोल्ड वाली इमेज भी शो कराऊंगा। तो इतना करने के बाद मैं अपने जैसे प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके सेव करके रन करूंगा।
तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, शो का यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया। दोबारा से इसको कंट्रोल एस करके कंट्रोल रन करता हूँ मैं। तो देखिए ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी जो ग्रे मोड में हमने जो ओपन करी थी, और ये जो हमारी ये थ्रेशोल्ड इमेज है। तो मैं कोई दूसरी इमेज लेता हूँ इसमें थ्रेशोल्डिंग, इसमें आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने अपनी जो इमेज चेंज कर ली है, मैंने अपनी जो इमेज 3.png ले लिया, जो मैं दिखाता हूँ कैसी है। ये मेरी एक फोटो है, मतलब टेक्स्ट की कॉपी की फोटो है। तो इसको जिस पे हम जो है थ्रेशोल्डिंग करेंगे इस इमेज पे, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये ओरिजिनल इमेज थी और ये जो थ्रेशोल्ड वाली इमेज है। जैसे मैं यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग की वैल्यू थोड़ी कम है, जैसे कि मैं बढ़ाता हूँ, जैसे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे इससे छेड़का नहीं करता हूँ, 200 कर देता हूँ उसको, फिर देन यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे आउटपुट आ रहा है। ऐसे यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेशोल्डिंग यूज करके देखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी थ्रेश बाइनरी यूज करा हमने, अब थ्रेश 20 करके देखते हैं, थ्रेश 20। देन इसको कंट्रोल एस के रन करता हूँ। तो अभी आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। ऐसे यहाँ पे आप डिफरेंट टेक्निक जो इस्तेमाल, डिफरेंट जो टाइप है सिंपल थ्रेशोल्डिंग होल्डिंग का, वो ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज करके आप इनका अलग अलग आउटपुट जो ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या वैल्यू, क्या क्या चेंज करने में क्या क्या आपको इफेक्ट दिखेगा। और फिर अब देखते हैं अडप्टिव थ्रेशोल्डिंग। अब देखते हैं अडप्टिव थ्रेशोल्डिंग। अडप्टिव थ्रेशोल्डिंग में क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ही वेरिएबल की जरूरत है, तो यहाँ पे सिर्फ th को रहने दूंगा मैं, और यहाँ से इसको हटा देता हूं पूरा मैं। तो अडप्टिव थ्रेशोल्डिंग के लिए आप लिखेंगे cv2.adaptive थ्रेशोल्ड। फिर यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले इमेज का सोर्स लिखेंगे, फिर इसके अंदर यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 255, यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू हमें देनी नहीं होती, हमें सिर्फ मेथड देना होता है। ये जो अडप्टिव थ्रेशोल्ड है वो अपने आप जो है थ्रेशोल्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है तो इमेज में से। तो यहाँ पे दो मेथड होते हैं अडप्टिव थ्रेशोल्ड के। तो पहला होता है मीन वाला और दूसरा होता है गॉसियन। तो सबसे पहले मीन वाला देखते हैं। तो cv2.adaptive थ्रेशोल्ड अडप्टिव थ्रेश मीन, और फिर यहाँ पे फिर इसके बाद मेथड देने के बाद हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड का टैब देते हैं, और यहाँ पे वही थ्रेशोल्ड के टैब आते हैं जो हमने सिंपल थ्रेशोल्डिंग में यूज करते हैं, जैसे कि cv2.thresh-binary। तो यहाँ पे भी थ्रेश बाइनरी को यूज कर लेते हैं। फिर कॉमा, यहाँ पे हमें जो देना होता है ब्लॉक का साइज देना होता है। तो यहाँ पे ब्लॉक का साइज जो देते हैं हम वो ऑड में देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 201, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमें देनी होती है, जैसे कि यहाँ पे दे देता हूँ मैं 6। तो ये तो ब्लॉक साइज और ये कांस्टेंट वैल्यू हमें जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू निकालने में काम आता है, तो इसलिए यहाँ पे इनको डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पे इसको मैं कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको बस कंट्रोल एस करके इसको मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। देखिए हमारा जो यहाँ पे अडप्टिव थ्रेशोल्ड का आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे ये तो हमारा था मीन वाला। अगर हम यहाँ पे गॉसियन मेथड यूज करते तो क्या आउटपुट आता देखते हैं। अब इसके यहाँ पे कंट्रोल एस करके कंट्रोल रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो गॉसियन से जो गॉसियन मेथड का यूज कर हमारा जो इमेज थ्रेशोल्ड हुई है, ये उसका आउटपुट है। ऐसे यहाँ पे हमारा जो वैल्यू, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू से चेंज करके आप अलग अलग आउटपुट दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 रखा, अगर यहाँ पे मैं 7 रखता, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 या फिर 197 रखता, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे चेंज करके आप आउटपुट देखिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग जो है अलग अलग आउटपुट के हिसाब से आपका अलग अलग आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो थ्रेशोल्डिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। आपको जो सिंपल थ्रेशोल्डिंग और ये अडप्टिव थ्रेशोल्डिंग में डिफरेंस पता चला होगा, वो मैं आपको एक बार फिर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ये अडप्टिव थ्रेशोल्डिंग का आउटपुट है और जो हमारा सिंपल थ्रेशोल्डिंग का आउटपुट है, तो इसमें आपको डिफरेंस पता चला होगा। देखिए यहाँ पे मेरी ओरिजिनल रेंज में यहाँ पे लाइट कम है, तो यहाँ पे डार्क ज्यादा है। तो इसके वजह से जो हमारे जो थ्रेशोल्ड की यहाँ पे सिंपल थ्रेशोल्डिंग में इसकी वैल्यू जो हमने जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो प्रोवाइड करी थी, उससे इस साइड की जो इंटेंसिटी की वैल्यू थी वो कम थी, जिसकी वजह से वो सारी थ्रेशोल्डिंग के बाद 0 पे सेट हो गई और मेरा इधर का पूरा सारा जो पार्ट ब्लैक हो गया। और यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे अडप्टिव थ्रेशोल्डिंग पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा पूरा यहाँ पे जो मेरा पार्ट है जहाँ लाइटिंग कम थी, वहां पे भी थ्रेशोल्डिंग अच्छे से हुई है। तो इसलिए क्योंकि सिंपल थ्रेशोल्डिंग में क्या होता है, एक ही थ्रेशोल्डिंग वैल्यू सभी पूरे इमेज में लगती है, और अडप्टिव में हमारा जो ब्लॉक साइज होता है उसी के हिसाब से जो है हमारी थ्रेशोल्डिंग की वैल्यू फाइंड होती है। जैसे कि स्टार्ट ऊपर वाले पोर्शन की थ्रेशोल्ड की वैल्यू अलग होगी, यहाँ जहाँ पे लाइट कम थी वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू कुछ और ही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरी जो थ्रेशोल्डिंग वैल्यू यहाँ पे जो मेरा पूरा ब्लैक नहीं हुआ है,
यहाँ पे मेरी इमेज जो कटी नहीं है ना, यहाँ पे पूरा मेरा ब्लैक हुआ है एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग में, बल्कि सिंपल थ्रेशोल्डिंग में यहाँ पे पूरा ब्लैक हो गया, क्योंकि पूरी इमेज के लिए एक ही थ्रेशोल्ड वैल्यू जो अप्लाई हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ के जो पोर्शन था इंटेंसिटी वो जो थी हमने जो वैल्यू प्रोवाइड करी थी उससे कम थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पूरा 0 हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये इसका डिफरेंस भी पता चल गया होगा। तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे हम किसी भी इमेज को किसी भी दूसरे डिफरेंट कलर स्पेस में कैसे चेंज करें। तो उसके लिए यहाँ पे एक नई पाइथन फाइल बना लेता हूँ, जिसको लिखता हूँ मैं cvt.py लिख देता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है ओपनसीवी को इंपोर्ट कर लेता हूँ और साथ ही अपनी इमेज को भी खोल लेता हूँ। तो इमेज को दूसरे कलर स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ image1, एक image1 डॉट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज करेंगे कलर स्पेस को चेंज करने के लिए वो है cv2.cvt कलर। इससे हमारी जो इमेज का कलर स्पेस चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोर्स दे देता हूँ कौन सी इमेज का हमें कलर जो है स्पेस चेंज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोड देते हैं, कोड मतलब कलर कौन से कलर में चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखूंगा cv2 डॉट, जैसे कि मेरी क्या थी कलरफुल थी, यहाँ पे जैसे कि bgr मतलब bgr2 RGB हो जाए। तो इसका आउटपुट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके कंट्रोल रन करता हूँ। तो देखिए ये जो थी हमारी ये ओरिजिनल इमेज थी, और ये जो हमारी जो है इसका कलर स्पेस चेंज हो चुका है। पहले ये BGR थी, अब ये RGB हो चुकी है। तो हमने क्या करा BGR2 RGB कर दिया। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप आएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं और भी टाइप एक्सप्लोर करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा कलर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ही इमेज को बहुत डिफरेंट कलर स्पेसेस में जो है खोल लिया है, जैसे कि LAB, LUB, RGB। ऐसे यहाँ पे आपको ओपनसीवी में बहुत सारे जो है अलग अलग कलर मिलेंगे, आप इन सबको ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आज हम देखेंगे डिनोइसिंग इन पेंटिंग इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, और साथ में हम देखेंगे एज डिटेक्शन ऑफ इमेज, हम किसी भी इमेज का एज कैसे फाइंड करें, और देखेंगे हम दो इमेजेस को कैसे ओवरले करें या फिर कह सकते हैं हम सम करें, ऐड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ओपनसीवी ट्यूटोरियल की मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओपनसीवी का, या फिर आई बटन पे भी आ रहा होगा, तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी प्लेलिस्ट देख सकते हो ओपनसीवी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिनोइसिंग ऑफ इमेज। तो डिनोइसिंग ऑफ इमेज किसे कहते हैं, जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो मेरी इमेज है ये ओरिजिनल इमेज है, इसमें कोई नॉइस नहीं है। अब मैं अगर नॉइस वाली इमेज दिखाता हूँ तो मेरी नॉइस वाली इमेज होगी ये। देखिए इसमें आपको नॉइस दिख रहा होगा, ओरिजिनल इमेज से कंपेयर करें तो इसमें नॉइस है। तो आपने अगर पुराने केबल टीवी भी देखे होंगे, तो अगर उसमें अगर सिग्नल थोड़ा कम होता था तो उसमें नॉइस भी आने लग जाती थी। तो ये वही वाली नॉइस है। तो इसमें हम इमेज से जो है नॉइस हटाएंगे, तो इसी को बोलते हैं डिनोइसिंग ऑफ इमेज ऑफ एन इमेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन दोनों इमेज को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले एक पाइथन फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं denoising.py, और इसके अंदर सबसे पहले मैं अपने ओपनसीवी को जो इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट cv2। फिर उसके बाद मेरे को जो इमेज डिनोइस करनी है वो इमेज यहाँ पे मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ लिखूंगा इमेज इक्वल टू cv2.imread। imread के अंदर अपनी इमेज 4.png ये वाली इमेज जो है मेरे को डिनोइस करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे img बनाया है, ऐसे मेरे को जो डिनोइस्ड वाली इमेज जहाँ मैं स्टोर करूँगा उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ डिनोइस्ड इमेज img, या फिर शॉर्ट में लिख देते हैं dimg। और यहाँ पे लिखूंगा मैं cv2.image। डिनोइस हटाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो है, यहाँ पे लिखेंगे हम फास्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा फास्ट, तो यहाँ पे मेरे को आ जाएगा फास्ट एनल मीनिंग डिनोइसिंग। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको अलग अलग मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फास्ट एनल डिनोइसिंग, फिर फास्ट एनल डिनोइसिंग कलर मल्टी। तो यहाँ में जो है ये वाला जो फर्स्ट वाला है फास्ट एनल मीन्स डिनोइसिंग, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई ग्रे कलर में से, जो ग्रे वाली इमेज है, कोई ग्रे इमेज से नॉइस हटा रहे हैं। पर हम जो है किसी कलर्ड वाली इमेज से जो है नॉइस हटा रहे हैं, हम यहाँ पे कलर्ड वाला जो है फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले देना होता है इमेज का सोर्स। तो इमेज का सोर्स दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड हमें नॉन देना होता है पैरामीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोई भी, जैसे कि हो गया 20, या फिर आप ले सकते हो 15,100। आप अपनी कोई भी मर्जी ले सकते हैं, किसी भी मर्जी के लाभ अपनी मर्जी के हिसाब से वैल्यू ले सकते हो। फिर यहाँ पे और यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल इसको शो कर दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा cv2.imShow, और यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट कराऊंगा अपनी ओरिजिनल इमेज। तो यहाँ लिखूंगा ओरिजिनल,
तो मैं यहाँ पे इसको अब कंट्रोल एस करके सेव करके इसको रन करूंगा। ये थोड़ा प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू लिख दी, यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा ही कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको 15,10। यहाँ पे एक और वैल्यू आनी चाहिए 10,10। यहाँ पे ये कर देते हैं 10,10। देन इसको यहाँ पे कंट्रोल सेव करके रन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू देती थी तो प्रोसेसिंग होने में टाइम लग रहा था। तो ये मेरी ओरिजिनल इमेज है। तो इसमें भी नॉइस नहीं, मैंने गलत इमेज खोल दिया। हमारी थी इमेज 5.png, उसमें थी नॉइस, तो उसको हटानी है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। तो देखिए ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी जिसमें नॉइस थी, और ये हमारी जो डी नॉइस होने के बाद जो इमेज आई है। हम एक और मेथड यूज़ करते हैं इमेज में से नॉइस हटाने के लिए, उसका नाम है बाइलेटरल फिल्टर। ये मेथड जो हम यूज़ करते हैं इमेज में से नॉइस हटाने के लिए, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो सेकंड है बाइलेटरल मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके लिए भी कर लेते हैं जैसे कि bd इमेज, जिसमें हम डीनॉइस्ड वाली इमेज शो करेंगे, वो वेरिएबल बना लिया। तो यहाँ पे लिखूंगा cv2 डॉट बाइलेटरल। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे बाइलेटरल, यहाँ पे आ जाएगा बाइलेटरल फिल्टर। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे इमेज की सोर्स देनी होती है। फिर यहाँ पे आप डी की वैल्यू कुछ भी सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 20 कर देता हूँ, और सिग्मा कलर और सिग्मा स्पेस की वैल्यू यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ दोनों की। फिर यहाँ पे इसको भी मैं शो करा लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। ये जो थी हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ये जो हमारी ये बाइलेटरल के मेथड से बाइलेटरल फिल्टर मेथड का यूज़ करके जो डिनॉइस हुई है, और ये हमारा जो था फास्ट एनएल मीन्स डिनॉइस्ड कलर फंक्शन से जो डिनॉइस हुई थी। तो हम देखते हैं हम ग्रे इमेज में से कैसे नॉइस हटाएं, मतलब ग्रे इमेज को कैसे डिनॉइस करें। तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देता हूँ। तो ग्रे इमेज में खोलने के लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ग्रे मोड में खोल लेता हूँ 0 करके। फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये बाइलेटरल वाला मेथड तो ऐसे ही रहेगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये कलर हटा देना है, और यहाँ पे से लास्ट में से यहाँ पे सिर्फ 4 ही जो है पैरामीटर आएंगे, 5। तो यहाँ पे मैं हटा दूंगा, ये वाला लास्ट वाला हटा दूंगा। तो बस यहाँ पे ये जो सिर्फ ये 3 ही वैल्यूज आती हैं, और कलर्ड वाले में जो है 4 वैल्यू आती हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस करके सेव करके इसको रन कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो इमेज डिनोस हो गया। तो ये ग्रे इमेज के लिए बाइलेटरल फिल्टर में कुछ ज़्यादा था, तो यहाँ पे जो ब्लर हो गई है इमेज। तो बाइलेटरल फिल्टर की वैल्यू में थोड़ा मैं डिक्रीज कर दूंगा, तो यह जो ब्लरिंग थोड़ी कम हो जाएगी। 10 सेट कर देता हूँ इसको। अब कंट्रोल एस करके रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ चुका है, ये जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ये हमारी जो बायलैटरल फिल्टर यूज करके जो इमेज डिनोइस हुई है, और ये हमारी डिनोइस हुई है फास्ट एनएल मींस डिनोइसिंग का फंक्शन का जो यूज कर। तो यहाँ पे हमारा जो डिनोइसिंग वाला पार्ट जो खत्म होता है, अब देखते हैं इन पेंटिंग ऑफ एन इमेज। तो दोस्तों अब देखते हैं इन पेंटिंग ऑफ एन इमेज। तो इन पेंटिंग ऑफ एन इमेज किसको कहते हैं, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरी कोई इमेज है, मान लो ये, तो देखिए यहाँ पे ये मेरी इमेज है, तो ये मेरी यहाँ से थोड़ी डैमेज है, मतलब यहाँ पे कोई यहाँ पे एक निशान आ रहा है, या फिर आपकी कोई पुरानी कोई इमेज है जिसमें मैं, जैसे कि मान लो आपकी कोई पुरानी इमेज है, वहाँ पे किसी में कोई इंक, उसमें फोटो में किसी में इंक का ऐसे कोई दाग लग रहा है, तो इन सबको करेक्ट करते हैं हम इन पेंट के मदद से। ओपन सीवी में एक फंक्शन होता है इन पेंट, तो इन सबको मदद से हम इन सबको जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेरे को इस इमेज में से मेरे को ये निशान मिटाना है, जेड जैसा कुछ जो निशान है मेरे को ये इस इमेज में से मिटाना है। तो इस निशान को हटाने के लिए मेरे को एक और इमेज की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं मास्क इमेज। तो वो इमेज जो है इसी साइज की होगी, और जैसे कि मेरे को इसमें से ये जेड निशान हटाना है, तो मास्क इमेज मेरी कुछ ऐसी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरी मास्क इमेज होगी, जिसमें वो पूरा सब कुछ जो है ब्लैक होगा। जहाँ से मेरे को निशान हटाना है, जैसे कि मेरे को यहाँ से निशान हटाना है, तो वो पार्ट जो होगा वो होगा सिर्फ व्हाइट में, बाकी सारा जो ब्लैक में होगा। और ये जो निशान है वो बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही होना चाहिए जैसा जो हमारी जो ओरिजिनल इमेज में था। जैसे कि यहाँ पे ये मेरी ओरिजिनल इमेज में ऐसा निशान था, तो मेरी मास्क इमेज में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल कुछ अंतर नहीं होना चाहिए, वरना
जो है बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और आप जो है ये इमेज जो हमें जो मास्क इमेज जो है मैनुअली बनानी होती है, आप किसी में भी जैसे कि कंप्यूटर में पेंट में भी बना सकते हो। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे बनानी है। जैसे तो दोस्तों मेरे को जिसकी मास्क इमेज बनानी है, मैंने वो इमेज यहाँ पे अपनी पेंट में खोल लिया है। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो मेरे को जैसे कि ये वाला निशान हटाना है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट टूल लूंगा और यहाँ से मास्क इमेज बनाने के लिए यहाँ पे मैं पूरा इसको सिलेक्ट करूंगा। आप इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक और बार कर लेता हूँ। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से मार्जिन आनी चाहिए और यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको इन्वर्ट कलर कर दूंगा और फिर यहाँ पे इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे न्यू पे जाना है और यहाँ पे इसको डोंट सेव कर देता हूँ मैं। न्यू पे मेरे को यहाँ पे देखिए, न्यू पे पहले से मेरे को यहाँ पे 500 बाय 700 पिक्सल पे मिली है, जो मेरी इमेज का साइज था जिसकी मेरे को मास्क इमेज बनानी है। आपको शायद नहीं मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हो, रिसाइज में जाने के बाद पिक्सल में जाने के बाद आप अपनी इमेज की साइज यहाँ पे लिख सकते हो। तो उसी साइज की जो आपकी मास्क इमेज बनेगी, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। और कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको, जहाँ पे मेरा यहाँ पर निशान था, तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर लूंगा अच्छे से। फिर आपको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा एडिट विद पेंट 3D, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको डोंट सेव। फिर ये चीज़ आपकी जो है पेंट 3D में खुल जाएगी। आप वहाँ से इसको, फिर वहाँ से आप इसको आसानी से मास्क इमेज बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरी इमेज खुल गई है। फिर आपको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है ये फिल वाला जो ले लेना है। फिल वाला लेने के बाद आपको यहाँ पे सब पूरे में ब्लैक कलर जो फिल कर देना है। तो यहाँ पे भी ब्लैक कलर फिल कर दूंगा, यहाँ पे भी ब्लैक कलर, यहाँ पे भी ब्लैक कलर, यहाँ पे ब्लैक कलर। तो इतना करने के बाद आपकी जो मास्क इमेज जो बन जाएगी। आप सिंपल इसको मेन्यू में जाके यहाँ पे आप इसको सेव एज कर सकते हो इमेज फॉर्म में, किसी भी नाम से। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से कर रखी है VS कोड में, यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से कर रखी है mask.png पहले से बना रखी है। तो अब जो अपना कोड स्टार्ट करते हैं, कैसे हटाएंगे इसको। तो यहाँ पे इन दोनों इमेज को जो मैं जल्दी से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ मैं inpaint.py। और इसके अंदर सबसे पहले अपनी जो दोनों इमेज को जो ओपन कर लूँगा, मास्क वाली को और जिसमें से मेरे को हटानी है उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट CV। तो मैंने यहाँ पे अपनी दोनों इमेज खोल ली है, जिसमें से मेरे को जो इमेज मेरे को इनपेंट करनी है और मास्क वाली, दोनों मैंने जो है इमेज जो है खोल ली है, यहाँ पे ओपन कर लिया है। फिर आपको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, कोई भी वेरिएबल का नाम लो, जैसे कि मैं पहले ले लेता हूँ PIMG। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, CV2.inpaint। इनपेंट लिखने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले इमेज का सोर्स देना है। फिर आपको यहाँ पे मास्क इमेज की सोर्स देना है। तो यहाँ पे मास्क लिख दूंगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है इनपेंट रेडियस। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे आपको फ्लैग लिखना है। तो फ्लैग के भी 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप के फ्लैग होते हैं। तो पहला होता है CV2.inpaint। तो ऑप्शन आता है, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं या फिर आप दोनों से भी देख सकते हो। और यहाँ पे फिर आप यहाँ पे दोनों आउटपुट ले लेंगे, यहाँ पे अपने CV2.im। तो यहाँ पे मैंने जो है दोनों फ्लैग का यूज करके जो है मैंने यहाँ पे दोनों फ्लैग को यूज करके जो इनपेंट कर लिया है। तो अब इसको हम Ctrl+S करके सेव करते हैं, फिर इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करके रन करूंगा। तो यहाँ पे एरर आ रहा है। हाँ देखिए दोस्तों, हमें जो मास्क इमेज जो खोलनी होती है वो हमें खोलनी होती है ग्रे स्केल मोड में खोलनी होती है। तो यहाँ पे मैं इसको 0 लिख के यहाँ पे इसको ग्रे स्केल में खोल लूंगा। यहाँ पे इसको Ctrl+S करके सेव करके इसको रन कर लूंगा दोबारा से। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो फाइल जो रन हो चुकी है, ये जो थी हमारी ये ओरिजिनल इमेज थी, ये हमारी जो इनपेंट इमेज 1 है, जो हमारा फ्लैग 1 यूज करके हुई है, और ये हमारा सेकंड फ्लैग यूज करके जो हुई है। तो यहाँ पे दोनों फ्लैग से जो हमारी इमेज जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो इनपेंट हो चुकी है। इनमें बेसिकली करता क्या है, यहाँ पे जो इतने भी इनपेंट में जहाँ हमें जैसे कि मेरे को ये इमेज हटानी है, तो OpenCV क्या करेगा, यहाँ से ये जेड यहाँ पे जो इस ब्लैक यहाँ पे जो निशान है, इसके आजू बाजू के जो भी पिक्सल है उसी के जैसे पिक्सल के यहाँ उनको यहाँ पे भर देगा। जैसे कि यहाँ पे पिक्सल था, तो इन नेबरहुड पिक्सल्स को मैच करके यहाँ पे जो इन सबके इनको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। मतलब ये ब्लैक निशान की जगह नेबरहुड पिक्सल जो है आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे जो इनपेंटिंग वाला पार्ट भी जो है कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे। दोस्तों हम जो अब देखते हैं इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ इंटेंसिटी
इंटेंसिटी डॉट पाई, और इसके अंदर सबसे पहले हम कर लेंगे अपने ओपन सीवी को इंपोर्ट, और फिर अपनी इमेज को भी यहाँ पे ओपन कर लेंगे, जो इमेज हमें इस पर हमें इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दो मेथड यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है गामा ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर उसको बोलते हैं हम पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ लिखूंगा लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं कर देता हूँ कमेंट। फिर सबसे पहले हम फंक्शन बना के करेंगे, तो उसमें तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डेफ, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ लॉग ट्रान, और फिर यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर हम एक पैरामीटर सेट करते हैं इमेज के लिए, मतलब यहाँ लिख देता हूँ src। फिर फंक्शन बॉडी में काम करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो एक numpy मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ import cv2, numpy, अलग से लिख लेता हूँ import numpy as np। फिर उसके बाद अपनी फंक्शन बॉडी में आते हैं। फंक्शन बॉडी में यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम c इज इक्वल टू 255 डिवाइडेड बाय np डॉट लॉग, और हमारे जो पैरामीटर में इमेज का सोर्स आएगा वो src, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को जो है क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे जो c क्या है, इसमें यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ c, यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे c जो है, c एक जो है स्केलिंग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है c इज अ स्केलिंग कांस्टेंट गिवन बाय, मतलब इस कांस्टेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से आती है, और इसमें जो m है वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू इन इमेज, मतलब इमेज के पिक्सल की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे इस पूरे को मैं जो कमेंट कर देता हूँ अब, तो यहाँ पे अपना CV हो गया। फिर इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में LT लिख लेते हैं, तो LT इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय NP। NP मतलब नम्पाई को शॉर्ट फॉर्म में हमने NP लिखा था, NP लॉग। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के जो एल्गोरिथम थी वो लिख दिया है इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब इसको अब टेस्ट करते हैं अपने फंक्शन को। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि लॉग, इसके यहाँ पे लिखता हूँ इंटेंसिटी इंट ट्रान, और यहाँ पे अपने फंक्शन को जो कॉल कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लॉग ट्रान, और अपने यहाँ पे इमेज का सोर्स दे देता हूँ img। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अपन शो करा लेंगे, तो यहाँ लिखूंगा cv2.imshow, यहाँ पे लिख दिया हमने cv2.imshow और cv2.bit की यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। फिर अभी हमारा जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, फिर यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए हमारी जो इमेज जो आ चुकी है, ये जो थी हमारी ओरिजिनल इमेज थी, और ये जो हमारी है लॉग ट्रांसफॉर्म होके जो इमेज हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो लॉग ट्रांसफॉर्म जो वाला था वो पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम गामा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखेंगे हम गामा ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे जो है फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ डेफ, गामा ट्रान लिख लेता हूँ फंक्शन का नाम, और इसके अंदर हम जो दो पैरामीटर रखेंगे। फर्स्ट रखेंगे हम इमेज के लिए सोर्स, और दूसरा लिखेंगे हम कोई भी इंटीजर के लिए, यहाँ पे हम गामा की जो वैल्यू देगा यूजर, उसके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई भी, जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ g, यहाँ पे लिख देता हूँ गामा ही लिख देता हूँ, गामा लिख देता हूँ गामा। और फिर यहाँ पे फंक्शन बॉडी के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सबसे पहले GT शॉर्ट फॉर्म में, गामा ट्रांसफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में GT लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा np.array, और यहाँ पे अपने जो गामा ट्रांसफॉर्मेशन के एल्गोरिथम जो लिख दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो है गामा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो फंक्शन बन चुका है। तो दोस्तों इस इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई बेसिकली कोई फंक्शन नहीं है, इसमें जो सिर्फ इसकी जो एल्गोरिथम है। तो अगर आपको ये कोड चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको ले सकते हो कोड को। तो यहाँ पे हमारा जो है गामा ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी जो फंक्शन कंप्लीट होता है, तो इसको भी एक बार कॉल करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखूंगा इंट मतलब इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन 1 इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन का नाम था गामा ट्रान, और फिर यहाँ पे हमें इमेज की सोर्स देनी है, यहाँ पे गामा वैल्यू, यहाँ पे कोई भी गामा वैल्यू ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दे देता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ
6 करके देखता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सेव करके इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आ चुका है। ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ये हमारी जो है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से जो सेट मेथड है, और ये हमारा जो है गामा ट्रांसफॉर्मेशन। तब जब गामा की वैल्यू थोड़ी चेंज करके देखते हैं, तो यहाँ पे पहले 0.6 था, यहाँ पे इसको 4 करके, फिर यहाँ पे पहले मैं 3 करके देखता हूँ, फिर यहाँ पे सेव करके इसको रन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, ये हमारी लॉग ट्रांसफॉर्मेशन जिसका एक ही आउटपुट है। फिर यहाँ पे गामा ट्रांसफॉर्मेशन की जैसी मैंने यहाँ पे गामा की वैल्यू बनाई, तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट जो है थोड़ा कम होता जा रहा है। मतलब इसमें देखिए इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई है, इसमें थोड़ा कम है। तो मतलब जैसे आप जितनी आप गामा की जो वैल्यू बनाओगे बढ़ाओगे, वैसे ही इसकी जो है कॉन्ट्रास्ट जो है कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट भी जो कंप्लीट होता है। तो अब देखते हैं हम एज डिटेक्शन। तो इसके लिए यहाँ पे एक और पाइथन फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ edge.py, और फिर यहाँ पे सबसे पहले अपनी ओपन सीवी को जो इंपोर्ट कर लूंगा, यहाँ पे अपनी इमेज को जो ओपन कर लूंगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम जो एज डिटेक्शन के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम है कैनी। तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे यहाँ पे मैं एज ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको लिखना है cv2 डॉट कैनी, सी कैपिटल सी, फिर कैनी लिखोगे आ जाएगा CANNY कैनी। फिर इसके यहाँ पे सबसे पहले आपको देना होता है इमेज का सोर्स। फिर यहाँ पे इमेज का सोर्स देने के बाद यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड की कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 100,100। यहाँ पे आपको 2 वैल्यू देनी होती है, 100,100 ले लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सिंपल आपको उसको शो कर लेना है। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैं इसको यहाँ पे सिंपल Ctrl+S करके इसको रन कर दूंगा। तो देखिए ये था हमारा ओरिजिनल इमेज, और ये थी हमारी एज वाली इमेज। मिनिमाइज हो गई। तो एज डिटेक्शन में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो जितने भी शार्प एजेस हैं तो उनके यहाँ पे एज आ जाता है। तो अगर यहाँ पे आप इनको वैल्यू के साथ जो आप खेल सकते हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू बढ़ा चढ़ा सकते हो। फिर यहाँ भी देखते हैं हम कोई 2 इमेज को कैसे ऐड करें। तो उसके लिए इसी में देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कमेंट में एडिंग 2 इमेजेस। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और इमेज खोल लेता हूँ, मेरे को जो 2 इमेज ऐड करनी है। यहाँ लिख देता हूँ img1। तो यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सम, और यहाँ पे इन दोनों को इमेज को जो ऐड करा देंगे, जो मैंने ओपन करी है image4 और image7.png। तो यहाँ पे आप सिंपल आपको लिखना है cv2 डॉट, और फंक्शन होता है यहाँ पे एड वेट। तो यहाँ पे सिंपल इसको लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको image1 का सोर्स देना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा image1। फिर यहाँ पे इसको image1 के अंदर यहाँ पे आपको अल्फा वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि 0.5 दे देता हूँ। तो बेसिकली अल्फा वैल्यू जो है image1 को कंट्रोल करती है। मतलब जितनी ज़्यादा इमेज बढ़ाओगे, जितनी ज़्यादा अल्फा की वैल्यू बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा जो है इमेज जो जब जो आउटपुट आएगा दोनों इमेज का, तो जब अगर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपकी जो ये वाली इमेज है IMG वाली, वो ज़्यादा दिखेगी, और जो सेकंड वाली इमेज है वो कम दिखेगी। अगर अल्फा की वैल्यू कम है तो दूसरी वाली इमेज ज़्यादा दिखाई देगी या कम दिखाई देगी। तो यही होता है अल्फा वैल्यू का काम। और ऐसे यहाँ पे सोर्स सेकंड देते हैं, जैसे कि IMG1। फिर उसके लिए यहाँ पे बीटा की वैल्यू सेट कर देते हैं, जैसे कि दोनों का अगर मैं 0.5 सेट करूँ तो दोनों इक्वल दिखाई देगी। फिर यहाँ पे हम गामा की वैल्यू 0 सेट करते हैं। फिर अब इनको भी जो है शो कर लेता हूँ। तो इनको शो कराने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी एज वाली इमेज है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैंने जो है दोनों में कर लिया। यहाँ पे मैंने अपना प्रोग्राम जो कंप्लीट कर दिया। मैं इसको Ctrl+S करके रन करके सेव करके रन करूंगा। तो देखिए जो हमारा ये आउटपुट है, ये मेरी दोनों जो ओरिजिनल इमेज थी, मतलब ये image1 है, ये बटरफ्लाई वाली, ये डॉगी वाली image2 है, और जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो ये मेरा आउटपुट है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये बटरफ्लाई वाली जो इमेज है वो ज़्यादा दिखाई देगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 0.5 था तो 0.8 कर देता हूँ, और इसको सेव करके रन करता हूँ पहले से।
तो देखिए अगर मैंने देखिए अल्फा की वैल्यू बढ़ाई तो देखिए जो सम वाली इमेज थी उसमें जो बटरफ्लाई वाली इमेज है वो ज़्यादा आ रही है। मतलब मैंने यहाँ क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बढ़ा दी थी। यहाँ पे जो हमारा इमेज ओवरले वाला पार्ट है वो जो कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर हमारा जो इमेज प्रोसेसिंग का जो पूरा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है ओपन सीवी में। बस हमारा इसमें जो इमेज प्रोसेसिंग में 2 पार्ट रह रहा है, जो कि है बाइनरी इमेजेस में अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाना और बाइनरी इमेजेस में बिटवाइज ऑपरेशन लगाना। तो ये 2 पार्ट जो बाइनरी का रह रहा है बस। तो इसमें हमारा जो इमेज प्रोसेसिंग का जो पार्ट है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इन दोनों को छोड़ के जो मैं इनको जो अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आज हम करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन बाइनरी इमेजेस। मतलब हम बाइनरी इमेजेस में अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे और साथ में बिटवाइज ऑपरेशन करेंगे। अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई, और बिटवाइज में हम करेंगे ऐड और एक्सऑर। तो इन सबको हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं बाइनरी इमेज डॉट पाई। और इसके अंदर सबसे पहले हम ओपन सीवी को जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट CV2। फिर उसके बाद सबसे पहले हम बाइनरी इमेज बनाएंगे। तो बाइनरी इमेज के लिए सबसे पहले हमें जो है एक मैट्रिक्स बनानी होगी। वो मैट्रिक्स बनाएंगे हम एक numpy मॉड्यूल की मदद से। तो यहाँ लिख दूंगा मैं इंपोर्ट numpy को भी जो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ इंपोर्ट numpy as np। और फिर यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं और मैट्रिक्स जो है पूरी हम 0 की बनाएंगे। तो मतलब यहाँ पे लिखूंगा np डॉट जीरोस। तो इमेज में जो जीरोस हैं वो ब्लैक कलर को मतलब पूरा ब्लैक कलर को जो डिनोट करते हैं। मतलब बाइनरी इमेज क्या होती है, 2 कलर से बनी होती है, एक तो ब्लैक और एक वाइट। तो हमारे जो सबसे पहले पूरी इमेज को ब्लैक करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्लैक फ्रेम बना लेते हैं। तो उसका यहाँ पे जीरोस की numpy की मॉड्यूल की मदद से यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें पूरे जो जीरोस एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे 500 बाय 500 की जो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें पूरे एलिमेंट जो जिसके 0 हैं। तो यहाँ पे 0 एलिमेंट्स की जो है मैट्रिक्स बन गई है। यहाँ पे जो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, मतलब बाइनरी इमेज का रेक्टेंगल बनाएंगे जिसके अंदर जो हमारा जो रेक्टेंगल होगा वो व्हाइट कलर का होगा और जो हमारा बैकग्राउंड होगा रेक्टेंगल का वो होगा ब्लैक कलर का, क्योंकि बाइनरी इमेज सिर्फ 2 कलर की बनी होती है, ब्लैक और व्हाइट। तो यहाँ लिखता हूँ मैं रेक्टेंगल इज इक्वल टू CV2 डॉट ओपन सीवी में एक फंक्शन होता है रेक्टेंगल। इससे जो हम किसी भी इमेज में रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मैट्रिक्स M और डॉट कॉपी, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स की जो है कॉपी यूज करेंगे, वरना जो हमारा जो मैट्रिक्स में भी जो चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे सबसे पहले 0.1। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको पहले समझाता हूँ ये 0.1 0.2 होता क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 0.1 लेता हूँ 50,50 और यहाँ पे कॉमा करके यहाँ ले लेता हूँ 300 बाय 300। और ये बेसिकली 2.x5 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमा करके फिर यहाँ पे कलर चूज कर लेता हूँ 1, मतलब कलर का जो वैल्यू 1 दे देता हूँ। मतलब हमारे जो वो रेक्टेंगल का कलर होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। फिर यहाँ पे थिकनेस कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 10 दे देता हूँ। फिर इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। हमने यहाँ पे कुछ एरर कर दिया है। तो यहाँ पे हमने जीरोस में हमारा जो है पैरामीटर, मतलब हमें इसको एक में देना होता है टपल की फॉर्म में, तो हमने इसको अलग अलग करके दे दिया था, तो सही है। अब इसको Ctrl+S करके इसको रन करते हैं। यहाँ पे भी एक सिंटेक्स एरर कर दिया मैंने, यहाँ पे सो लिख दिया यहाँ पे इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो है रन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं कह रहा था 0.1 और 0.2 देना होता है। तो 0.1 का कोऑर्डिनेट मतलब ये आपको समझाता हूँ मैं। तो ये जो होता है हमारा ये 0.1 का कोऑर्डिनेट होता है। तो इसकी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया था 50,50। तो ये 50,50 ये वाला पॉइंट डिनोट कर रहा है 50,50। और सेकंड पॉइंट दिया था मैंने 300 बाय 300 जो इसको डिनोट कर रहा है। तो ये पूरा हमारा जो है वो 500 बाय 500 का है। मतलब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा वो 500 का होगा और यहाँ पे हमारा 0 का होगा। अगर मैं यहाँ पे 0,0 होता तो हमारा 0,0 देता तो हमारा रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट होता। अगर मैं कुछ और पॉइंट देता जैसे कि 50,0 देता तो हमारा रेक्टेंगल कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट होता। तो 0.1 0.2 बेसिकली हमारी रेक्टेंगल के ये फर्स्ट वाला इस पॉइंट को डिनोट करता है और सेकंड वाला इस वाले पॉइंट को जो डिनोट करता है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब इसको रेक्टेंगल को थोड़ा जो बड़ा करेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ 50,50 से हम जो अपना रेक्टेंगल स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जाएगा हम इसको रख लेते हैं जैसे कि 475 और 475, या फिर लिख लेते हैं इसको 450 कर लेते हैं 450,450। यहाँ पे पॉइंट देने के बाद और हमें जो रेक्टेंगल जो है पूरा फिल करना है। तो पूरा फिल करने के लिए यहाँ पे हम इसको जो थिकनेस दे देते हैं वो देते हैं -1। जैसे मैं यहाँ पे थिकनेस -1 करूंगा, इसको कंट्रोल सेव करके रन करूंगा तो देखिए ये हमारा जो रेक्टेंगल आ चुका है। और देखिए बाइनरी इमेज हमारी बन चुकी है रेक्टेंगल की। ऐसे हम एक और इमेज बना लेते हैं सर्कल की। तो सर्कल की बनाने के लिए यहाँ पे यही करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सर्कल
सर्कल इज इक्वल टू cv2 डॉट सर्कल। फिर सर्कल लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा इमेज का सोर्स दूंगा, तो यहाँ लिखूंगा मैट्रिक्स m डॉट कॉपी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की जो है कॉपी यूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेंटर देना होता है, तो मेरी जो है 500 बाय 500 की मैट्रिक्स है, तो उसका सेंटर होगा 250 बाय 250। फिर उसके बाद हम यहाँ पे रेडियस दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी रेडियस फिट कर देता हूँ, जैसे कि 250 रख देते हैं रेडियस भी। फिर उसके बाद यहाँ पे कलर हमें जो है सर्कल को जो व्हाइट रखना है तो कलर में रख देंगे हम यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे इसकी थिकनेस हमें जो पूरा फिल करना है तो यहाँ पे रख देंगे उसको -1। फिर यहाँ पे भी इसको शो करा लेंगे। तो यहाँ पे सर्कल को शो कराने के बाद यहाँ पे इसको सेव करके इसको रन करूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इमेज आ चुकी है, 2 बाइनरी इमेजेस, फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए और सेकंड है हमारी सर्कल। तो ये दोनों हमारी बाइनरी इमेजेस जो है बन चुके हैं। अब इन पे करेंगे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन और बिटवाइज ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक से। यहाँ पे मैं इन दोनों को सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल और सर्कल जो दिखा रहा था इनको जो मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं अर्थमेटिक कराने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू cv2। ओपन सीवी में एक फंक्शन होता है 2 बाइनरी इमेजेस को या फिर किसी भी इमेजेस को जोड़ने के लिए होता है ऐड। तो यहाँ पे लिखूंगा cv2 डॉट ऐड। फिर यहाँ पे इसके लिए इमेज के लिए सबसे पहले, और इसके अंदर इस पैरामीटर के अंदर सबसे पहले हम सोर्स 1 देंगे, मतलब इमेज की सोर्स 1 देंगे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं रेक्टेंगल, फिर कॉमा सोर्स 2 देंगे, यहाँ पे सोर्स 2 दे देंगे सर्कल। तो इतना करने के बाद इसको हम जो शो करा लेंगे, तो यहाँ लिख दूंगा मैं cv2 डॉट आई एम शो। अब इसको जो सेव करके इसको रन करेंगे तो देखिए हमारी ये 2 बाइनरी इमेजेस थी वो जो है ऐड हो गई, मतलब ये रेक्टेंगल था उसी के ऊपर जो सर्कल आ गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी शेप आ रही है, हमारी जो दोनों इमेज जो है वो ओवरलैप हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे ये सम हो गया दोनों इमेजेस का, बाइनरी इमेजेस का। फिर उसके बाद अब देखते हैं हम डिफरेंस, मतलब दोनों इमेज को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट के लिए भी ओपन सीवी में एक फंक्शन होता है, तो मैं इसी में चेंजेस कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट सब इज इक्वल टू cv2 डॉट सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पे इसकी पैरामीटर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा सम की जगह सब। फिर यहाँ पे इसको मैं सेव करके रन कर दूंगा। तो देखिए हमारी जो इमेजेस जो है वो जो है सब्ट्रैक्ट हो गए, मतलब जहाँ पे सर्कल और रेक्टेंगल जो मैच कर रहे थे वहाँ पे जो है बिल्कुल ब्लैक हो गया, मतलब दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो ये हमारा जो है सब्ट्रैक्ट का आउटपुट है। अब देखते हैं हम इमेजेस को मल्टीप्लाई करके बाइनरी इमेजेस को। तो इसके लिए यहाँ पे इनमें इसी में चेंजेस करता जाऊंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू cv2 डॉट, यहाँ पे लिख दूंगा मैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे फिर मैं इसको यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा सो में। तो यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीप्लाई शॉर्ट फॉर्म MUL। और फिर यहाँ पे इसको मैं सेव करके रन करूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो मल्टीप्लाई हो गए इमेज, और मल्टीप्लाई होकर हमारी इमेज का कुछ आउटपुट ऐसा आ रहा है। अब देखते हैं हम डिवीजन और डिवाइड कैसे करेंगे। तो सिंपल है, डिवाइड के लिए भी हम यहाँ पे वही चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंजेस कर देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे cv2 डॉट पहले मल्टीप्लाई था, यहाँ पे लिख दूंगा मैं डिवाइड लिखने से ये हमारी 2 बाइनरी इमेजेस जो है डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पे इसको IMSO में भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं DIF। यहाँ पे इसको सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए हमारे डिवाइड होने के बाद भी आउटपुट आ रहा है, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई का जो आउटपुट सेम है। तो यहाँ पे जो हमने सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन थे वो कर लिए बाइनरी इमेजेस पे। तो अब देखते हैं बिटवाइज ऑपरेशन और बाइनरी इमेजेस। तो यहाँ पे इसके लिए मैं सबसे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यहाँ पे जो डिवाइड बनाया था उसको हटा देता हूँ। यहाँ पे अर्थमेटिक लगाने के लिए, बिटवाइज लगाने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं बिटवाइज एंड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बिट एंड। यहाँ पे हम एंड ऑपरेशन लगाएंगे 2 इमेजेस में, 2 बाइनरी इमेजेस में। तो यहाँ पे लिखूंगा cv2 डॉट, मैं लिखूंगा बिटवाइज एंड। जैसे यहाँ पे बिटवाइज एंड लिखूंगा तो फिर यहाँ पे सबसे पहले हमें सोर्स 1 देनी है। तो यहाँ पे ले दूंगा सबसे पहले हमारे थी रेक्टेंगल, और फिर यहाँ पे सोर्स 2 में मैं दे दूंगा सर्कल। तो इन दोनों को लिखने के बाद यहाँ पे मैं इनको जो है शो करा लूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा बिट एंड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करके रन करूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बिट एंड का जो है आउटपुट आ चुका है। अगर हम बिट एंड को अगर बिट और से कंपेयर करें, मतलब बिट और के आउटपुट से कंपेयर करें, तो बिट और ये दिखाता हूँ बिट और क्या करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवाइज और फिर यहाँ पे एक और शो करा लेता हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिट और। बिटवाइज और करने के लिए यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करा, यहाँ पे cv2 डॉट बिटवाइज अंडरस्कोर और कर दिया, और साथ में इसके अंदर जो हमने सोर्स दे दी दोनों इमेजेस की। फिर इसके बाद इसको सेव करके जो रन करते हैं, देखिए ये था हमारा एंड ऑपरेशन, और ये हमारा और ऑपरेशन।
तो यहाँ पे बिटवाइज और में क्या करा है, सिंपली 2 इमेजेस को ऐड कर दिया है, और बिटवाइज एंड में क्या करा है, यहाँ पे जो है इनका जो कॉमन पार्ट था वो रहने दिया है, बाकी सब जो है ब्लैक कर दिया, मतलब कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर या फिर इनको इनकी वैल्यू जो जीरो कर दिया, मतलब पूरा को ब्लैक बना दिया है। तो ये अब बिटवाइज एंड और जिसमें और में जो है सिंपली इनको दोनों इमेजेस को जो है ऐड कर दिया है, और एंड में जो है इन दोनों में जो कॉमन पार्ट था वो रखा है। फिर अब देखते हैं बिटवाइज एक्स और। तो बिटवाइज एक्स और करने के लिए यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे कि हमने बिटवाइज और लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे बिटवाइज एक्स और यहाँ पे चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे आईमन शो में यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ एक्स और, यहाँ पे सेव करके इसको रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है, ये एंड ऑपरेशन और ये एक्स और ऑपरेशन। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करा है, यहाँ पे जो कॉमन पार्ट था इन दोनों का वो हटा दिया और बाकी जो अनकॉमन था वो रहने दिया है। अगर आप इनकी ट्रूथ टेबल को भी जो रेफर कर सकते हो, अगर आपको पता नहीं है एक्स और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, एंड ये सब ऑपरेशन क्या होता है, इन सब में क्या होता है, तो अगर आप गूगल पे लिखोगे एंड ट्रूथ टेबल या फिर आप एंड टेबल के बाद एंड के बारे में जानना चाहोगे या फिर एक्स और के बारे में जानना चाहोगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो हमारा जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन और बिटवाइज ऑपरेशन दोनों कंप्लीट होता है बाइनरी इमेज पे। तो इसी के साथ ही हमारे जो बाइनरी इमेजेस पे जो ऑपरेशंस थे वो हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आज हम करने वाले हैं कुछ ड्रॉ फंक्शन ओपनसीवी में। हमने पिछली वीडियो की मतलब पिछली भी जितनी वीडियो थी उनमें हमने जो इमेज प्रोसेसिंग का जो पार्ट था वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था ओपनसीवी में। अब देखेंगे ड्रॉ फंक्शन इन ओपनसीवी, मतलब हम किसी भी इमेज में टेक्स्ट कैसे लगाएं, कोई लाइन कैसे ड्रॉ करें या फिर कोई रेक्टेंगल, इलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, तो इन सबको कैसे ड्रॉ करें ये सभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं पाइथन फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ draw.py और इसके अंदर सबसे पहले अपने जो ओपन सीवी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ import cv2। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं जिस इमेज में ये सब ड्रॉ फंक्शंस लगाने उस इमेज को जो है ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ image cv2.iamread और जैसे कि मेरे को यहाँ पे image4.png इसमें जो मेरे को ये सब लगाना है ड्रॉ फंक्शंस लगाने हैं, तो यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लूँगा। फिर उसके बाद ड्रॉ फंक्शंस लगाने, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई लाइन कैसे ड्रॉ करें, मतलब इमेज में कोई लाइन कैसे ड्रॉ करें। तो उसके लिए यहाँ पे ओपन सीवी में एक फंक्शन होता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले मैं line इज इक्वल टू cv2 डॉट, तो ओपन सीवी में एक फंक्शन होता है लाइन नाम का, तो यहाँ पे लिख दूंगा cv2.line और फिर यहाँ पे सबसे पहले हमें इमेज का सोर्स देना होता है, हमें किस इमेज में जो है लाइन लगानी है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं img कॉमा, फिर यहाँ पे इसको 0.1 देना होता है, हमें 0.1 कोऑर्डिनेट देना होता है, मतलब कहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे हमें जो है टपल की फॉर्म में देना होता है, मतलब टपल की फॉर्म में जो फर्स्ट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होगा, मतलब एक्स पोजीशन में कहाँ से स्टार्ट हो, और सेकंड होगा वाई पोजीशन, मतलब वाई पोजीशन से कहाँ से स्टार्ट हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे कि 50 से स्टार्ट करनी है मेरे को, और कॉमा जैसे कि मेरी इमेज की जो साइज है वो 500x700 है। तो मेरे को अगर मेरे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, डायगनली लाइन, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0,0 और यहाँ पे मेरी इमेज की साइज थी 500,700। फिर यहाँ पे इसका कोई भी कलर चूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं 255 ले लेता हूँ। 255 बेसिकली ब्लू कलर को डिनोट करता है। फिर यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे थिकनेस ले लेता हूँ, जैसे कि 10 ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लोज करने के बाद ब्रैकेट, यहाँ पे इसको मैं शो करा लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हूँ cv2.iamShow। यहाँ पे इसको सेव करने के बाद जो मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे सेव कर लिया, इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी एक डायगनली लाइन बन चुकी है जो 0,0 मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई 0,0 और यहाँ लास्ट तक गई है, जो मेरा कोऑर्डिनेट था 500,700 तक। अगर यहाँ पे मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे लिख दूंगा 0,0 इसको मैं यहाँ पे 0 ही रहने दूंगा और यहाँ पे इसको कर देता हूँ कुछ भी, जैसे कि 700 रन देते हैं या फिर इसको कर देते हैं 600 और यहाँ पे मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई है, तो हमने वाई पोजीशन में चेंज किया तो हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुई है। हमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें जो एक्स पोजीशन में ड्रॉ चेंजेस करने होंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 500,0। यहाँ पे इसको सेव करके रन करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, ऐसे यहाँ पे इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 50,50 कर देता हूँ इनिशियल पोजीशन। तब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, इसको सेव करके रन करते हैं। तो देखिए अब कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई है। तो ऐसे आप इन पॉइंट्स के साथ जो है खेल सकते हो। और यहाँ पे अगर आप विड्थ कम करते जाओगे तो और पतली जो लाइन आएगी, और अगर यहाँ पे विड्थ को बढ़ा दोगे, जैसे कि 10 था अब 30 कर दिया, तो यहाँ पे विड्थ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो लाइन की जो थिकनेस थी वो बढ़ गई है। यहाँ पे आप उनके कलर कोड नेट पे चेक कर सकते हो, डिफरेंट कलर कोड्स, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे जो लाइन का कलर चेंज कर सकते हो। फिर अब हमारा लाइन हो गया। अब देखते हैं हम किसी भी इमेज में
एरो कैसे ड्रॉ करें, मतलब एरो वाली लाइन कैसे ड्रॉ करें। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना, मैं इसी में चेंजेस कर देता हूँ। इसी में चेंजेस में यहाँ पे लिख देता हूँ एरोड लाइन। ओपन सीवी में एक फंक्शन होता है एरोड लाइन। तो यहाँ पे मैं इसको थिकनेस को वापस 10 कर देता हूँ, क्योंकि जो 30 वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसको टेस्ट कराने के लिए पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर कोई भी पॉइंट दे सकते हो। यहाँ पे इसकी 0,50 दे दिया। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, जिसकी 400 ले लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पास एरो लाइन यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मैंने अच्छे से नहीं दिए, तो मैं अच्छे से दे देता हूँ। जैसे कि मेरे को 0,0 से स्टार्ट करनी है और मेरे को जाना है 400/600, और मैं सेव करके इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो एरो लाइन भी आ गई है। तो यहाँ पे आप इसकी एरो लाइन की थिकनेस और कलर दोनों चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे इनके भी पॉइंट्स के साथ जो खेल सकते हो। फिर अब देखते हैं हम किसी भी इमेज में टेक्स्ट कैसे एडिट करें, मतलब इमेज में कोई भी टेक्स्ट कैसे लगाएं। तो उसके लिए टेक्स्ट लगाने के लिए यहाँ पे हमें को करना होता है, टेक्स्ट लगाने के लिए ओपन सीवी में एक फंक्शन होता है जिसका होता है पुट टेक्स्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू cv2 डॉट पुट टेक्स्ट। तो यहाँ पे पुट टेक्स्ट एक फंक्शन होता है ओपन सीवी में, जो हमें इमेज में टेक्स्ट लगाने में मदद करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इमेज की सोर्स देंगे img को, मैं यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी रख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रख लेता हूँ मैं पाइथन रख लेता हूँ, या फिर पाइथन रन देते हैं। फिर यहाँ पे पोजीशन देनी होती है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 50,50 से स्टार्ट। फिर यहाँ पे इसकी फॉन्ट फेस, मतलब किस फॉन्ट क्या होना चाहिए टेक्स्ट का। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट होते हैं ओपन सीवी में। जैसे कि यहाँ पे लिखोगे cv2 डॉट फॉन्ट, कैपिटल में फॉन्ट लिखोगे। फिर फॉन्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि फॉन्ट अंडरस्कोर, हार्ड से डुप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स स्मॉल, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स को चूज करता हूँ। फिर यहाँ पे फॉन्ट स्केल, मतलब फॉन्ट कितना होना चाहिए। जैसे कि मैं इसकी फॉन्ट का साइज रखता हूँ 2। फिर यहाँ पे कलर कुछ भी चूज कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको 255 करता हूँ कलर को ब्लू। फिर यहाँ पे इसकी थिकनेस आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इसकी थिकनेस रखता हूँ मैं 2 रखता हूँ। फिर यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसको शो करा लेता हूँ। यहाँ पे इसको सेव करके जो मैं रन करता हूँ, सेव कर लिया, इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी इमेज में आ गया पाइथन। ऐसे आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरे को एक्स में थोड़ा उधर ले जाना है, तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे 50 था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70, और सेव करके इसको रन करता हूँ। तो हमारा जो पाइथन थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, और मेरे को शिफ्ट करना है तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। सेव करके इसको रन करूँगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू और बढ़ा देता हूँ, इसकी 150 कर देता हूँ। अब सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए हमारा जो पाइथन है वो सेंटर में आ गया है। तो ऐसे आप टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए यहाँ पे आप इनकी कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था, मैं यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करके देखता हूँ। और यहाँ पे डुप्लेक्स लेके देखता हूँ, इसको सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा फॉन्ट जो है चेंज हो गया है। तो ऐसे यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हो इमेज में। तो अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम कुछ शेप्स, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्स, तो इन सबको हम देखते हैं। अब देखते हैं हम रेक्टेंगल कैसे लगाएं। तो रेक्टेंगल भी वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में लगाया था। हमने रेक्टेंगल की और सर्कल की एक बाइनरी इमेज बनाई थी। तो इसमें हम जो है सिंपल कुछ नहीं करेंगे, वही रहेगा मेथड, तो वही रहेगा। बस उसमें जो हमने उसका रेक्टेंगल कलर वाइट रख दिया था, तो हमारे और बैकग्राउंड ब्लैक था, तो वो बाइनरी इमेज बन गई थी। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का कलर कुछ भी चूज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल के लगाने के लिए ओपन सीवी में एक फंक्शन होता है रेक्टेंगल, तो इसी को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रेक्टेंगल इक्वल टू cv2 डॉट रेक्टेंगल और यहाँ पे सबसे पहले इमेज की सोर्स देंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा mg कॉमा, फिर यहाँ पे 0.1 देंगे। तो 0.1 जैसे कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे कि मेरे को 0,0 से स्टार्ट करना है, और फिर कॉमा मेरे को कहाँ तक ले जाना है, जैसे कि मेरे को इमेज के चारों तरफ जो रेक्टेंगल लगाना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 500,700, क्योंकि मेरी इमेज का साइज जो है 500/700 है। फिर उसके बाद कलर कुछ भी चूज कर लेते हैं, जैसे कि 255 करता हूँ मैं। फिर यहाँ पे थिकनेस कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 10 करता हूँ। फिर यहाँ पे इसको मैं शो करा लूंगा IM शो की मदद से। यहाँ पे मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो चारों तरफ जो है इमेज के जो एक रेक्टेंगल आ गया है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसकी थिकनेस अभी 10 थी, अगर मैं इसको -1 कर देता, तो ये मेरा जो पूरा कवर कर लेता। इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं पूरा जो कवर कर लिया इसने इमेज को। तो मैं अगर यहाँ पे इसको 20 कर दूँ, फिर सेव करके रन करूँ,
यहाँ पे देखिए इसकी जो है थिकनेस थोड़ी बढ़ गई है। और जब 0.1 मतलब जैसे कि मैंने 0.1 यहाँ पे 0,0 दिया था, तो ये मेरे रेक्टेंगल का जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 0,0, और नीचे वाला जो है ये डिनोट करेगा मेरा 500,700 को। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को थोड़ा छोटा करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 50,50 से स्टार्ट कराता हूँ और ले जाता हूँ इसको 250/350 तक, मतलब आधी इमेज में जो मैं रेक्टेंगल लगाता हूँ। तो यहाँ पे इसको सेव करके इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मेरी 50,50 से स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे ये नीचे वाला जो ये कोऑर्डिनेट है ये मेरा है 250,350 और ये मेरा है 50,50। तो इन दो पॉइंट को मैं सेट करना होता है रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो ऐसे आप यहाँ पे इन पॉइंट्स के साथ जो खेल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल भी लग गया। अब लगाते हैं हम सर्कल बनाते हैं, मतलब इमेज में सर्कल कैसे ऐड करें। तो बेसिकली मैंने ये पिछली वीडियो में बता दिया था सर्कल भी कैसे बनाना होता है। बाइनरी इमेज बनाई थी हमने रेक्टेंगल और सर्कल की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पूरी ओपन सीवी का जो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा सकते हो। तो यहाँ लिखूंगा सर्कल इक्वल टू cv2.circle। सर्कल लिखने के बाद सबसे पहले हमें इमेज का सोर्स देना होता है, फिर कॉमा सेंटर, मतलब कहाँ से स्टार्ट करनी है। सेंटर क्या होगा सर्कल का, जैसे कि मेरे को बीच मिड से स्टार्ट करनी है इमेज की, तो मेरा इमेज का जो मैं सेंटर दे दूंगा, मेरा इमेज का सेंटर है 500 का आधा 250 और 700 का आधा 350। फिर उसके बाद यहाँ पे रेडियस सेट कर देते हैं, जैसे कि कुछ भी रेडियस ले सकते हो, जैसे कि मैं पे 150 की रेडियस ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे कलर कुछ भी चूज कर सकते हो कलर। फिर यहाँ पे थिकनेस जैसे कि मैं इसको 10 रखता हूँ। फिर यहाँ पे इसको सेव करके इसको रन करता हूँ। मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको IMSO में इसको लिख लेता हूँ सर्कल। फिर यहाँ पे इसको सेव करके इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा जो है इमेज पे जो है सर्कल ऐड हो जाएगा, जिसका सेंटर जो है वो 250,350 है। तो ऐसे यहाँ पे इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, और इसकी रेडियस बढ़ाओगे तो सर्कल बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको -1 कर दोगे थिकनेस को, तो ये सर्कल जो है बिल्कुल कवर्ड हो जाएगा अंदर से भी। तो देखिए अंदर से भी इसका कलर जो कवर हो गया है। और अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे, जैसे कि 10 या फिर 30 दोगे, तो इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। यहाँ पे इसको मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसकी थिकनेस अब 30 हो गई है। इसी यहाँ पे हम जो है इलिप्स को भी जो है ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इलिप्स को लगाने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ इलिप्स इज इक्वल टू cv2.ellipse। यहाँ पे ओपन सीवी में एक फंक्शन होता है इलिप्स। फिर यहाँ पे हमें इमेज का सोर्स देना होता है, सबसे पहले इमेज का सोर्स। फिर यहाँ पे मैं सेंटर देना होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी सेंटर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इमेज का सेंटर ले लेता हूँ 250,350। फिर कॉमा यहाँ पे मैं एक्सेस देना होता है, मतलब जैसे कि अगर मेरे को वाई डायरेक्शन में इलिप्स बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स की जो वैल्यू थोड़ी छोटी रखूंगा, जैसे कि 50 रख लेता हूँ, और वाई वाले की ज़्यादा रखूंगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 200। फिर कॉमा यहाँ पे एंगल रखना है, मतलब एंगल में अगर इलिप्स हमें थोड़ा टेढ़ा करना है तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू चेंज कर देते हैं। जैसे कि मेरे को सिंपल वाई डायरेक्शन में इलिप्स बनाना है, तो यहाँ पे 0 रखूंगा, और स्टार्ट एंगल को भी मैं 0 रखूंगा, और एंड एंगल को मैं रखूंगा 360। तो ये स्टार्ट एंगल लास्ट एंगल जो हम बेसिकली डिनोट करते हैं, मतलब कितना इलिप्स बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 360 रखा है, लास्ट का जो एंगल है, एंड एंगल 360 रखा है, मतलब तो हमारा पूरा इलिप्स बनेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है मैं कलर चूज कर देता हूँ 255, मतलब ब्लू। फिर यहाँ पे थिकनेस जैसे कि 10 रख लेता हूँ। फिर इसको मैं यहाँ पे IMSO में कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो वाई डायरेक्शन में जो इलिप्स बन गया है। ऐसे यहाँ पे आप जो है इन कोऑर्डिनेट्स के साथ और इन वैल्यूज के साथ जो है चेंजेस करके देख सकते हो क्या क्या आउटपुट आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा, वाई की छोटी कर दूंगा, तो वाई डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन में जो मेरा इलिप्स बन जाएगा। तो ये थे कुछ ड्रॉ फंक्शन जैसे जो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करे, रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्स, और यहाँ पे हमने लाइन भी बनाई, एरो लाइन भी बनाई, और साथ में हमने इमेज में जो टेक्स्ट भी ऐड करा। तो आप कुछ ड्रॉ फंक्शन अपनी तरफ से जो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब कुछ डिटेक्शन फंक्शन देखते हो ओपन सीवी में। तो सबसे पहले देखते हैं हम सर्कल डिटेक्शन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 इमेज ली। पहली है circle.png, तो यहाँ पे सिंपल ये बाइनरी इमेज है, और एक लिया मैंने यहाँ पे i.jpg, जिसमें हम इसके सर्कल आई के अंदर जो सर्कल बना हुआ है उसको डिटेक्ट करेंगे। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ मैं डिटेक्ट सर्कल नाम से। और यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ इम्पोर्ट में ओपन सीवी को। तो यहाँ लिख दूंगा इम्पोर्ट cv2। तो सबसे पहले मैं वो इमेज जो है ओपन कर लेता हूँ जिसमें मेरे को सर्कल डिटेक्ट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इमेज इज इक्वल टू cv2.imread, और फिर यहाँ पे अपनी इमेज का नाम लिख दूंगा। जैसे कि मैं सबसे पहले करूंगा circle.png को डिटेक्ट, उसके अंदर सर्कल डिटेक्ट करूंगा, तो यहाँ लिख दूंगा circle.png। फिर उसके बाद तो अभी जो मैंने इमेज खोली है वो मैंने जो खोली है कलर मोड में खोली है, तो मेरे को उसको ब्लैक एंड व्हाइट में करनी है, मतलब
ग्रे में कन्वर्ट करनी है, तो उसके लिए मैं करूँगा सीवीटी कलर मेथड का जो यूज़ करूँगा। तो वो यहाँ पे लिखूँगा मैं ग्रे इज इक्वल टू cv2.cvt कलर, इस फंक्शन का यूज़ करूँगा। और मेरे को जो इमेज करनी है ग्रे में कन्वर्ट, यहाँ पे लिखूँगा वो इमेज लिख दूंगा img कॉमा, मेरे को इसको करना है यहाँ लिख कर दूंगा मैं cv2.color_bgr टू ग्रे, तो मैं इसको ग्रे में जो है कन्वर्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जो है इसको ब्लर करूंगा इमेज को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रे ब्लर्ड इज इक्वल टू cv2.blur। और मेरे को ये ग्रे इमेज वाली जो है इमेज जो मेरे को यहाँ ब्लर करनी है थोड़ी, और यहाँ पे मैं के साइज दे दूंगा कर्नल साइज यहाँ पे 3,3 का। फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो अपना हॉक सर्कल वाला मेथड जो यूज़ करेंगे सर्कल को डिटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिटेक्ट सर्कल इज इक्वल टू cv2 डॉट हॉक ऑफ सर्कल्स लिखूंगा यहाँ पे। और मेरे को किस में इमेज, यहाँ पे अपनी इमेज का नाम लिखूंगा, मैं लिखूंगा ग्रे ब्लर्ड। बाद यहाँ पे मैं मेथड लिखूंगा हॉफ सर्कल के अंदर कौन सा मेथड यूज़ करूंगा, तो मैं लिख दूंगा cv2 डॉट ऑफ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे डीपी सेट कर देता हूँ 1, यहाँ पे आप ये 1,100 कर देता हूँ सिर्फ, इसमें जो अपना सर्कल डिटेक्ट कर लेगा। इफ कंडीशन लगाऊंगा इफ डिटेक्ट सर्कल इज नॉट नॉन, मतलब अगर ये खाली नहीं है, मतलब सर्कल डिटेक्ट हो गया है, तो क्या करूंगा इस डिटेक्ट सर्कल में से जो डिटेक्ट सर्कल है उसके कोऑर्डिनेट्स लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर लूप चलाऊंगा फॉर पॉइंट्स इन डिटेक्ट सर्कल। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा लास्ट में, और फिर इस फॉर लूप के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा a,b जो हमारे जो है सर्कल के सेंटर हो जाएंगे जो डिटेक्ट हुआ है, और ए आर जो हो जाएगा उसका जो रेडियस हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूंगा पॉइंट्स 0, पॉइंट्स 1, तो यहाँ पे मैं अपने जो सर्कल के कोऑर्डिनेट ले लूंगा a,b जो मेरा सेंटर डिनोट करेगा, और r जो मेरा यहाँ पे रेडियस डिनोट करेगा। यहाँ पे मैं ओपन सीवी में सर्कल ड्रॉ करने के लिए सर्कल फंक्शन होता है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस इमेज में लगाना है, तो यहाँ पे अपनी इमेज का नाम लिख दूंगा img जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी, बिना ग्रे करे और बिना ही ब्लर करे उसे। फिर यहाँ पे उसके सेंटर दूंगा, तो यहाँ पे हमारे सेंटर है a,b। फिर यहाँ पे उसकी रेडियस दे दूंगा r। फिर यहाँ पे कलर कोई भी सेट कर देता हूँ, जैसे कि 255, कोई भी यहाँ पे 255 शायद ब्लू का होता है, तो यहाँ पे मैं 255 कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ सेट कर दूंगा, जैसे कि 2 कर देता हूँ सेट, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी 1, 2 कुछ भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैं इसको सिंपल शो कर लूंगा, तो लिखूंगा cv2.imShow। पता करने के बाद अपना प्रोग्राम जब सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एरर आ गया। हमें यहाँ पे एक चीज और करनी होगी, तो हमारी यहाँ पे डिटेक्ट सर्कल जो है उनको पॉइंट्स को मैं सबसे पहले इंटीजर में जो कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक और मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिसका नाम लिखता हूँ मैं इंपोर्ट numpy। तो यहाँ पे numpy को इंपोर्ट कर लेता हूँ एज np। तो यहाँ पे मैं फिर इफ के अंदर आता हूँ फॉर लूप से पहले, और यहाँ पे लिखता हूँ डिटेक्ट सर्कल इज इक्वल टू np.uint। यहाँ पे मैंने np मॉड्यूल की मदद से जो है इस डिटेक्ट सर्कल के जो पॉइंट्स थे उनको इंटीजर में जो कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम जो चल जाएगा, उसको मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रन हो गया, हमारा यहाँ पे जो सर्कल था उसके जो चारों तरफ जो ब्लू कलर का सर्कल आ गया, जन के हमारा सर्कल जो डिटेक्ट कर लिया ओपन सीवी ने। अब यहाँ पे हम दूसरी इमेज लेते हैं जिसका हमने कहा था, जिसका नाम था i.jpg। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं i.jpg, और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, फिर रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आई के अंदर जो यहाँ पे सर्कल ने जो डिटेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा जो सर्कल डिटेक्शन जो कंप्लीट होता है। तो अब देखते हैं हम लाइन डिटेक्शन मेथड, तो इसमें भी हम जो हाफ लाइन मेथड का जो यूज करेंगे लाइन को डिटेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो इमेज यूज करने वाला हूँ लाइन डिटेक्शन के लिए वो ये है line.png। तो यहाँ पे आपको लाइनें दिख रही होंगी इस इमेज में, तो हम इस लाइन को जो डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं लाइन डिटेक्शन, यहाँ पे लिखता हूँ line_detect.py। और इसके अंदर सबसे पहले अपने जो ओपन सीवी को इंपोर्ट करता हूँ, तो लिखूंगा इंपोर्ट cv2। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अपनी इमेज खोलूंगा जिसके अंदर मेरे को लाइन डिटेक्शन लगाना है, तो यहाँ पे लिखूंगा इमेज img इक्वल टू cv2.imread। फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी इमेज का नाम लिख दूंगा line.png। जैसे हमने सर्कल डिटेक्शन में करा था, हमने इसको ग्रे करा था, तो इसमें भी हम जो इसको करेंगे ग्रे, तो यहाँ लिखूंगा ग्रे इज इक्वल टू
टू डॉट CVT कलर। तो सर्कल डिटेक्शन में हमने करा था उसको ब्लर, और इसमें करेंगे हम इसकी एच इमेज बनाएंगे। जो हमारी ये ग्रे इमेज जो ब्लर हुई है इसके हम एच इमेज बनाएंगे। तो मैंने इसी ट्यूटोरियल में स्टार्टिंग में बताया था कैन यू फंक्शन जो इमेज का जो एजेस इमेज बना देता है। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम होगा h.py के नाम से, जो मैंने इस स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल में बनाया था। तो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, जिसकी यहाँ पे मेरे को एज इमेज दिखानी है। तो देखिए मेरी जो बटरफ्लाई की जो इमेज थी उसकी जो ऐसी एज इमेज आ जाएगी। तो कैन यू फंक्शन का यही काम होता है, वो किसी भी इमेज की जो है एज इमेज बना देता है। तो हम यहीं पे करेंगे। तो एज इमेज बनाने के लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं एज इज इक्वल टू cv2 डॉट कैनी। यहाँ पे हम कैनी फंक्शन का यूज करेंगे इसको एज इमेज बनाने के लिए। और फिर यहाँ पे लिख दूंगा मेरे को ये ग्रे इमेज वाली जो है इसको इसकी जो एज इमेज बनानी है। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर देंगे, जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में करी थी 100,100। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसकी 50, या फिर मैं कर लेते हैं 100,100 ही कर लेते हैं। और फिर इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें हाफ लाइन वाला जो मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिटेक्ट लाइन्स इज इक्वल टू cv2 डॉट हाफ लाइन्स p। और यहाँ पे अपनी इमेज का नाम लिखूंगा जैसे एज। यहाँ पे डिस्टेंस रेजोल्यूशन पिक्सल जो मैं सेट कर देता हूँ 1। और फिर यहाँ पे लगाएंगे हम एंगल रिजोल्यूशन। तो उसके लिए यहाँ पे मैं numpy का जो numpy भी जो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट numpy एज np। थीटा की वैल्यू रेडियन में तो यहाँ लिखूंगा मैं np.py, और यहाँ लिख दूंगा np.py बाय 180। यहाँ पर थीटा की वैल्यू सेट करने के बाद यहाँ पे हम जो थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करेंगे, जो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी जो मिन लेंथ जो है मिड लाइन लेंथ जो कर देता हूँ 5, 7 कुछ भी कर सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 7 सेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो इसकी मैक्स लाइन जो कर देता हूँ, मैक्स लाइन गैप जो कर देता हूँ 10 कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एक मैं इफ लगाता हूँ, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ इफ डिटेक्ट लाइन इज नॉट नॉन, वही सर्कल वाले की तरह। तो इसके अंदर हम इफ कंडीशन के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लाइन्स के जो है कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा x1, y1, x2, y2 इक्वल टू पॉइंट्स, और यहाँ पे इंडेक्सिंग 0। तो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ओपन सीवी में लाइन ड्रॉ करने का फंक्शन होता है जो स्टार्ट होता है cv2 डॉट लाइन करके। तो यहाँ पे उसी को जो कॉल करेंगे अब। तो यहाँ लिखूंगा मैं cv2 डॉट लाइन, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इमेज का सोर्स लिखूंगा जिसका लिख दूंगा मैं यहाँ पे img। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने जो कोऑर्डिनेट लिखूंगा स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स, तो लिख दूंगा मैं x1, y1। फिर उसके बाद कॉमा यहाँ पे लिखूंगा मैं अपने सेकंड पॉइंट, तो यहाँ लिख दूंगा x2, y2। यहाँ पे जो अपना कलर कोड सेट करूंगा, तो यहाँ पे मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, इसकी ब्लू ले लेता हूँ 255, कॉमा। यहाँ पे सिंपल अपनी जो इमेज को जो शो कर लेंगे। तो लिखूंगा cv2.imshow। यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एरर आ गया, हमने यहाँ पे फिर से गलती कर दी। हमारा जो फंक्शन का नाम था यहाँ पे कैन, ये वो कैपिटल C से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी। अब इसको मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो हमारा जो प्रोग्राम चला है यहाँ पे देखिए इसने एक लाइन डिटेक्ट कर लिया, हमें जो बाकी लाइन भी डिटेक्ट करना है, जिसके यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब मैं इसको जो है क्लोज कर रहा हूँ इस विंडो को, और तो यहाँ पे जब विंडो को क्लोज करने के बाद ही यहाँ पे जो है ये वापस से पॉपअप हो रहा है और ऑल लाइन डिटेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे कुछ कोड में हमें चेंजेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। तो ये फॉर लूप जो चल रहा है ना, तो हमने फॉर लूप के अंदर जो है आई एम शो को करा है। तो जब पहला फॉर लूप चला तो उसने पहली लाइन डिटेक्ट करी, तो डिटेक्ट लाइन में से पहला कोऑर्डिनेट लिया x1, y1 और x2, y2 करके पहली लाइन का कोऑर्डिनेट लिया। तो ये फॉर लूप में चलता रहेगा। तो मैं इस आई एम शो को जो है फॉर लूप से बाहर ले जाऊंगा ताकि हमें एक साथ ही सारी लाइन डिटेक्टेड लाइन दिखा दे, फॉर लूप में बार बार ना दिखाए। इसको जो है सेव करता हूँ, फिर रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो सारी लाइन जो डिटेक्ट हो गई हैं। यहाँ पे हमारा जो लाइन डिटेक्शन वाला जो प्रोग्राम था वो भी कंप्लीट होता है। तो अब देखते हैं इसमें फेस डिटेक्शन और आई डिटेक्शन। तो अब देखते हैं फेस डिटेक्शन और आई डिटेक्शन। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अपनी ये वाली इमेज यूज करने वाला हूँ और इसका नाम है image2.png। तो स्टार्ट करते थे। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ मैं फेस डैश, अब लिखता हूँ फेस आई tag.py। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं करूँगा ओपन सीवी को इम्पोर्ट, तो लिखूंगा इम्पोर्ट cv2। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हम कैस्केड मेथड यूज करेंगे फेस और आई को जो डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पे फेस अंडरस्कोर पेज, यहाँ पे डिटेक्शन लिख लेता हूँ फेस डिटेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे अपना जो कैस्केड मेथड का नाम लिखूंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं cv2 डॉट कैस्केड क्लासीफायर, और यहाँ पे लिखूंगा मैं
cv2 डॉट डेटा डॉट हर कास्केड्स, फिर यहाँ पे प्लस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं कोट्स के अंदर लिखूंगा हर कैस्केड अंडरस्कोर फ्रंटल फेस अंडरस्कोर डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल। तो ये पूरा मेथड है cv2 डॉट डेटा हर कैस्केड प्लस हर कैस्केड अंडरस्कोर फ्रंटल फेस अंडरस्कोर डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल। तो ये जो है मैं फेस डिटेक्शन के लिए जो यूज़ होता है, ऐसे यहाँ पे आई डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो मैं इस लाइन को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आई डिटेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आई डिटेक्ट। यहाँ पे इस कोड्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिर्फ यहाँ पे जो है डिफॉल्ट से लेकर फ्रंटल तक जो है पूरा हट जाएगा। यहाँ पे आएगा हर कैस्केड अंडरस्कोर आई डॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पे ये यूज़ होगा आई डिटेक्शन के लिए, ये मेथड यूज़ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी जो इमेज ओपन कर लूँगा, जिस इमेज के अंदर मेरे को फेस डिटेक्शन और आई डिटेक्शन लगाना है। तो यहाँ पे लिखूंगा img इज इक्वल टू, मेरी इमेज का नाम था image2.png। तो यहाँ पे अपनी ये इमेज खोल लूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जो फेस डिटेक्ट जो वेरिएबल बनाया था उस इमेज के अंदर जो लगाएंगे, मैं लिख लेता हूँ फेस इज इक्वल टू फेस डिटेक्ट। तो हम ये लिखेंगे फेस इक्वल टू फेस अंडरस्कोर डिटेक्ट डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल। और फिर यहाँ पे हमें कौन सी इमेज में लगाना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, मेरे को इमेज लगाना है img में। तो या फिर मैं इसको सबसे पहले कर लेता हूँ ग्रे में, ताकि ग्रे में जो है अच्छे से जो है फेस जो है डिटेक्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं इस इमेज को, जो हमने इमेज खोली उसको मैं जो है ग्रे में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे डिटेक्ट मल्टी स्केल के अंदर लिखूंगा मैं, यहाँ पे ग्रे इमेज के अंदर मेरे को ये लगाना है। और इस यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट सेट कर देता हूँ, जैसे कि 1.3,5। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फॉर लूप चलाता हूँ मैं, और यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर यहाँ लिखता हूँ कोई भी पॉइंट्स ले लेता हूँ, जैसे कि x, y, w, h। फिर यहाँ पे लिखता हूँ इन फेस, यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा मैं img, हमारी जो इमेज है उसके अंदर मैं यहाँ पे जहाँ भी हमारा फेस डिटेक्ट हुआ है ना, वहाँ पे रेक्टेंगल लगाऊंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं cv2 डॉट रेक्टेंगल। और फिर यहाँ पे मेरे को इमेज के अंदर लगाना है। फिर कॉमा यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिखूंगा। तो मेरे पहले पॉइंट्स होंगे x, y, फिर दूसरे होंगे x प्लस डब्लू y प्लस h, ये हमारे सेकंड पॉइंट्स होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कलर कोड में यहाँ पे 255 सेट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा मैं आई ग्रे करके, आई अंडरस्कोर ग्रे कर लेता हूँ मैं। तो ये आई ग्रे के अंदर क्या करूंगा, मैं अपने जो मेरा फेस बनाया ना उसकी इमेज बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा ग्रे, जो हमारी इमेज है ग्रे, उसके अंदर से जो हमारे फेस के कोऑर्डिनेट थे वही लेना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा जिसके हमने कोऑर्डिनेट सेट करते हैं x, y, और यहाँ पे x प्लस डब्ल्यू y प्लस h। ऐसे यहाँ पे कर दूंगा मैं y अंडरस्कोर y प्लस h, x कॉलन x प्लस w। तो यहाँ पे हमारा जो फेस जो है बन जाएगा आई ग्रे के अंदर हमारी जो है फेस की इमेज जो आ जाएंगी। फिर ऐसे मैं यहाँ पे कर दूंगा मैं आई अंडरस्कोर कलर। तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये दोनों क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ग्रे इमेज बना रहा हूँ फेस की, एक कलर इमेज बना रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी जो फेस की जो ग्रे इमेज होगी उसके अंदर से हम जो है आई को डिटेक्ट करेंगे और कलर इमेज में हम उसको शो करा देंगे। तो यहाँ लिखूंगा आई कलर इक्वल टू, यहाँ पे यही लाइन आ जाएगी। बस यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लिखना है img। यहाँ पे अपना जो आई डिटेक्शन वाला मेथड लगाऊं, तो यहाँ लिखूंगा मैं आईज, या फिर लिख देता हूँ आईज इक्वल टू आई अंडरस्कोर, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल का नाम था आई अंडरस्कोर डिटेक्ट, और यहाँ पे वो लिख दूंगा डिटेक्ट मल्टी स्केल। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा किस में से मेरे को डिटेक्ट करने है, आई ग्रे वाली जो मेरी फेस की इमेज है उसमें से मेरे को जो है करना है डिटेक्ट। फिर यहाँ पे वही फेस की तरह यहाँ पे मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। फिर यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ x1, y1, w1, h1 इन आई। यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, v2 डॉट रेक्टेंगल। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैं अपनी जो मेरी कलर वाली इमेज थी आई कलर के नाम से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई कलर। उसके अंदर मेरे को रेक्टेंगल बनाना है। और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोऑर्डिनेट x1, y1, और सेकंड था एंगे मेरे x1 को प्लस w1, y1 प्लस h। यहाँ पे जो अपने फॉर लूप से जो बाहर आता हूँ और यहाँ पे जो है cv2 डॉट आई एम शो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम जो कंप्लीट होता है, अब मैं इसको करता हूँ सेव और फिर इसको करता हूँ मैं रन।
तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मेरा जो फेस था आई था वो जो डिटेक्ट हुई है, यहाँ पे मेरी जो सेकंड वाली आई जो डिटेक्ट नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे जो लाइट जो है बहुत थोड़ी कम है। यहाँ पे जो मेरा फोटो है साइड एंगल से, इसलिए यहाँ पे मेरी जो सेकंड आई भी जो है डिटेक्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो है फेस डिटेक्शन और राइट डिटेक्शन का भी जो प्रोग्राम जो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ओपनसीवी में और भी डिटेक्शन फीचर होते हैं, जैसे कि स्माइल डिटेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतने ही कवर करें और यहाँ पे हमारा जो है डिटेक्शन वाला जो पार्ट भी जो है ओपनसीवी में कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ जो हमारा ओपनसीवी का जो ट्यूटोरियल है वो पूरा कंप्लीट होता है। बस इसमें मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी कि आप इस ओपनसीवी में किसी भी वीडियो को कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाली जिसका नाम है short.mp4। तो जो मैंने अभी जो रिसेंटली जो यूट्यूब पे जो शॉर्ट डाला था उसी का वीडियो है ये। तो उसको हम जो है ओपनसीवी की मदद से जो इसमें ओपन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ ओपन वीडियो के नाम से, openvideo.py। और इसके अंदर सबसे पहले मैं अपनी ओपनसीवी को जो इम्पोर्ट करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे अपनी जो है वीडियो नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर अपनी जो वीडियो को ओपन करूँगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं cv2 डॉट, तो हम इमेज को ओपन करने के लिए हम लगा देते हैं IMRead। अब लगाएंगे हम वीडियो कैप्चर फंक्शन। तो यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मेरी फाइल का नाम है short.mp4। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा और यहाँ पे वाइल लूप में लिखूंगा मैं वाइल वीडियो डॉट इज ओपनड। मतलब जब तक वीडियो के सारे फ्रेम जो है खुल नहीं जाते, मतलब हम देख नहीं लेते, तब तक ये वाइल लूप चलेगा। तो यहाँ लिखा है वाइल वीडियो इज ओपनड। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं इस वाइल लूप के अंदर आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा अंडरस्कोर नाम का, कॉमा, और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ फ्रेम के नाम का। इसके अंदर अपने वीडियो की जो फ्रेम लेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं वीडियो डॉट रीड। तो हम रीड फंक्शन की मदद से हम वीडियो को जो रीड करेंगे। और फिर यहाँ पे कर दूंगा मैं cv2 डॉट IMShow। हम जो उन फ्रेम्स को जो देखेंगे IMShow की मदद से। तो यहाँ पे विंडो का नाम लिख देता हूँ वीडियो और फिर यहाँ पे अपनी फ्रेम लिख देता हूँ फ्रेम। और फिर यहाँ पे हम जो वेट की जो थे इमेज को ओपन करने के लिए हम लगाते थे वेट की 0। हमें यहाँ पे वेट की 0 नहीं लगानी, हमें कुछ 0 से ऊपर लगानी है। आप यहाँ पे 1 लगा सकते हो, कितनी वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ से मैं अपने 10 ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसको प्रोग्राम को अपने रन करता हूँ, सेव करता हूँ और फिर रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो फाइल जो रन हो गई है। पर ओपनसीवी में जब हम जो कोई भी वीडियो खोलते हैं तो उसकी साउंड नहीं होती है इसके साथ, तो ये बिना साउंड की जो प्ले होगी। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना जो ओपनसीवी का जो ट्यूटोरियल है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो मैंने लास्ट में कहा था मैं एक फेस रिकॉग्निशन का जो प्रोग्राम भी बनाऊंगा, जिसमें हम पहले अपना फेस का डेटा बनाएंगे। फिर जो फेस डेटा जो हमारा कंप्यूटर में सेव होगा, फिर उस फेस डेटा की मदद से हमारा प्रोग्राम में पहचानेगा कि ये कौन है। तो इसकी वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, तो आपको इसकी वीडियो या फिर आई बटन पे आ रही होगी या फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं इसी वीडियो के साथ अटैच भी कर दूंगा उस वीडियो को। तो हाँ जी, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।